चलो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस का, और ओस्टियोपोरोसिस के बाद बात करेंगे सेल में न्यूक्लियस का। ओस्टियोपोरोसिस के बारे में समझना बहुत इजी है दोस्तों। ज्यादातर लोग प्रैक्टिशनर हैं और प्रैक्टिशनर लोगों को पता है कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ओस्टियोपोरोसिस के कारण कई लोग सफर होते हैं। आप में से कई लोग भी सफर कर रहे होंगे जो अबाउ 45-50 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा ओस्टियोपोरोसिस के सिम्टम देखने को मिलता है। अगर आप ओस्टियोपोरोसिस के कारण जानेंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन वास्तविकता है दोस्तों। हम लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। सारा कुछ यहाँ पर जुड़ा हुआ है दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा इस जगह पर। यदि आपने नेचुरल कैल्शियम को नेचुरली अडॉप्ट किया, इंटेस्टाइन के गट के माध्यम से एब्जॉर्ब किया, वो आपके ब्लड में गया और ब्लड से आपके बोन के लेवल पर अगर उसका पर्याप्त मात्रा में सही यूटिलाइजेशन सही समय पर होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस आपको नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। कई लोग होते हैं जो 70-75 साल तक बिना ऑस्टियोपोरोसिस के जीते हैं। हालांकि प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है, लेकिन उनकी बॉडी में इतने सिम्टम्स वहां पर रिकवर हो चुके होते हैं कि वहां पर इस प्रकार के सिम्टम नहीं आते जो ऑस्टियोपोरोसिस में आते हैं। जब पेशेंट को आप ऑब्जर्व करते हो ऑस्टियोपोरोसिस के, आप देखते हो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बोन बहुत ज्यादा वीक हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रिटल हो चुकी है। इसलिए ब्रिटल मतलब कमजोर, नम जाती है, क्योंकि कैल्शियम का डिपोजिशन वहां से हट जाता है। इसलिए ब्रिटल होने के कारण हल्का सा अगर स्ट्रेच देते हो, आप देखते हो जो बूढ़े लोग होते हैं बाथरूम में गिर गए, पता चला बोन टूट गई, है ना। और एक जवान आदमी गिरता है तो पता नहीं लगता, थोड़ा बहुत ठोकर होता है, 2-4-8 दिन में दर्द की गोली खा लेता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। हल्के से स्टेज होने पर भी टूट रहा है, आप सीधा समझ जाओ बैंडिंग होने पर या गिरने के कारण, या कई बार तो ऐसा देखा जा रहा है कि कफिंग आ गई, खांसी आ गई जोर से, उसी दौरान उनके पांव पे प्रेशर हुआ, इधर उधर पांव रखा है, आप देखो कफिंग के दौरान भी फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस से जुड़े फ्रैक्चर ज्यादातर हिप रीजन पर, ज्यादातर रिस्ट रीजन पर, ज्यादातर आपके स्पाइन रीजन पर आपको देखने को मिलता है। और याद रखना दोस्तों, चूंकि बोन एक लिविंग टिश्यू होता है जो कॉन्स्टेंटली वहां पर रिन्यू होता रहता है, इसलिए टूटता रहता है दोस्तों। याद रखना, रिप्लेस भी हो जाता है या जुड़ भी जाता है। यानी ओस्टियोपोरोसिस उस समय उत्पन्न होती है जब फ्रैक्चर बोन में ओल्ड बोन का रिमूवल के साथ साथ न्यू बोन का क्रिएशन नहीं हो पाता है। अब ये क्या मजाल भाई, ओल्ड बोन के साथ न्यू बोन का रिजोल्यूशन नहीं हो पाता, क्रिएशन नहीं हो पाता, ये क्या चीज है दोस्तों? यही ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस सभी एज और सभी सेक्स के मेन और वुमेन को प्रभावित करता है। स्पेशली जितने व्हाइट होते हैं, जितने भी एशियन वुमेन्स होती है, विशेष रूप से ओल्डर वुमेन जिनको कि मीनोपाज हो चुका होता है, उनमें सबसे ज्यादा हायर रिस्क होती है ऑस्टियोपोरोसिस होने की। मेडिकेशन, हेल्दी डाइट, और वहां पर याद रखना वेट बियरिंग एक्सरसाइज बोन लॉस या स्ट्रेन को प्रिवेंट करने में मदद करता है दोस्तों, क्योंकि बोन्स ऑलरेडी वीक हो चुकी होती है। यदि आप शुरू से, जैसे आपको पता चल रहा है कि भाई मैं 40 साल का हो चुका हूं, बस मुझे अब एक्सरसाइज पे जाना है। यदि इस 40 साल के एवरेज लाइफ से आप टीवी देखने में जितना समय व्यस्त करते हो, मोबाइल देखने में जितना समय व्यस्त करते हो, इतना समय अपनी एक्सरसाइज को दे दीजिएगा दोस्तों। टीवी और मोबाइल आपको लाइफ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन आपकी एक्सरसाइज आपके 10 से 20 साल बढ़ा देंगे, है ना। पूरी बॉडी की इलास्टिसिटी, आपके पूरी बॉडी का मूवमेंट आपके बोन और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे काम करता है दोस्तों। यदि आपने उसको स्ट्रेंथ दे दी, देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू गॉट अ मिरेकल। ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखोगे जो शुरू में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ओल्ड एज में जाकर खत्म हो जाते हैं, है ना। उसका रीजन होता है वो जब जरूरत होती है तब न्यूट्रिशन को नहीं लेते हैं, पहले सब कर ले, अब आखिरी में क्या करना है, रहने दो, अब कुछ नहीं करना है, और ये सोचकर निडाल हो जाते हैं। हम डॉक्टर उसी में से दोस्तों, हम सभी डॉक्टर की बात कर रहा हूं, सभी डॉक्टर लेजी है। ठीक है। कई लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, आप बुरा मत मानिएगा, आप अच्छे हैं, आप अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है तो आपको बोन को समझना पड़ेगा, बोन के वर्क को समझना पड़ेगा, पैराथायराइड हार्मोन को समझना पड़ेगा। ठीक है। याद रखना, एक बोन होती है, उस बोन के अंदर इस प्रकार का आपको अंदर का कैरेक्टर नजर आता है दोस्तों। आपको वो कैरेक्टर समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये ट्यूबिक्यूल क्या है, सॉफ्ट बोन क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, ये समझना पड़ेगा। और यही लॉजिक है
ओस्टियोपोरोसिस को समझने का। मैंने कहा यदि बोन के लेवल पर या कैल्शियम की मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है, C4A3L1 पॉजिटिव में याद रखना है। C4A3L1 पॉजिटिव में याद रखना है। हाइट बढ़ाना तो भी याद रखना है। न्यूट्रिशन देकर कैल्शियम में मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाकर बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाना तब भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? याद रखिएगा, ओस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें नई बोन्स के बनने के बजाय ज्यादा मात्रा में बोन्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। समझिएगा इस बात को। ओस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें नई बोन के बनने के बजाय ओल्ड बोन का ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पोरस बोन बनती है। आप जब एक्सरे कराते हो, आप बोलते हो ना यार बहुत वीक हो गई, ये पोरस बोन बनती है दोस्तों। याद रखना, जिसमें बोन की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। वहां पर जब बोन की डेंसिटी यहां वीक हो गई, बोन टेढ़ी हो जाएगी और बहुत इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब आप बोन की फिलॉसफी समझ रहे हो तो पहले ओस्टियोपोरोसिस को समझो, बोन क्या है। यही मेरा कैरेक्टर है समझाने का। अगर मेरे में कोई कमी है दोस्तों आपको समझाने की, आपके लायक अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो आप मेरी कमियां जरूर गिनाएं, मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, याद रखना, एक बोन है, एक बोन को देखने पर एक, अगर आप देख रहे हो तो बाहर की तरफ आपको पेरियोस्टियम नजर आती है, हार्ड एक्सटर्नल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल बोन। ठीक है, पेरियोस्टियम की जो बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्टिकल बोन, लेकिन अंदर की तरफ एक सॉफ्टनर, बिल्कुल सॉफ्ट नरम, ठीक है, इंटरनल लेयर होती है जिसको आप बोलते हैं स्पंजी बोन। ठीक है, और ये बनी होती है या तो स्पंजी की या ट्रेबिकुलर बोन की लेयर होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, ये ट्रेबिकुलर की जो लेयर होती है या स्पंजी बोन की जो लेयर होती है, ये स्पेशल रोल अदा करती है दोस्तों। ये ट्रेबिकुलरी एक बीम के जैसे स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। जो आप मकान बनाते हो, जो बीम कॉलम होता है ना, उस बीम के जैसे स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। और ये स्पंजी बोन को बहुत ही ज्यादा यूनिक सपोर्ट प्रदान करता है, इसीलिए बोन की स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। ठीक है, आप बीम कॉलम मत डालिए, आप केवल छत खड़ा कर लीजिए, आपके मकान बैठ जाएगा, है ना। आपका बीम कॉलम मजबूत हो तो कितना बड़ा भूकंप आ जाए आपका मकान बिल्कुल खड़ा का खड़ा रहेगा। याद रखना, ये स्पंजी बोन को ट्रिपिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रदान करता है। कॉर्टिकल बोन बहुत सारे फंक्शनल पाइप लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है दोस्तों, यूनिट के रूप में। ठीक है, जिसे हम ओस्टियोन्स कहते हैं। याद रखना, इसमें कई पाइप लाइक इसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओस्टियोन्स कहते हैं। याद रखना दोस्तों, ये ओस्टियोन बोन की पूरी लेंथ में फैला रहता है, यानी यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक हो गया। अब अगर आप पार्ट की बात करते हो तो याद रखना दोस्तों, ये एपिफाइसिस, ये मेटाफाइसिस, ये एपिफाइसिस। जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ प्लेट कहलाती है, और ये ग्रोथ प्लेट जो होती है दोस्तों, इसी के ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ती है। दोनों साइड ग्रोथ प्लेट होती है, अपर एंड लोअर लेवल पर। ठीक है, इसको आप मेटाफाइसिस करते हो। जब किसी को ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, यही दो चीज सबसे पहले अफेक्टेड होती है। वो ओस्टियोमाइलाइटिस नाम मंडे पड़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये ओस्टियोमाइलाइटिस का लेवल है। लेकिन यहाँ पर पूरे ऊपर से नीचे तक जो एक पाइप होता है दोस्तों, जिसको ओस्टियोन कहते हैं, और ये पूरी लेंथ को मेंटेन करता है। और याद रखिएगा, इस पूरे ओस्टियोन में एक बहुत ही होलो स्पेस होती है जिसे आप लोगों ने नाम दिया रखा है हेवर्सन कैनाल। कौन नहीं जानता दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने बोन की स्टडी करी है सारे लोग हेवर्सन कैनाल को जानते हैं। ठीक है, याद रखना, ब्लड सप्लाई और बोन सेल्स इसी हेवर्सन कैनाल के अंदर इनरवेट करता है। ठीक है, इसलिए ये होलो हेवर्सन कैनाल जिसमें ब्लड, और स्पेशली दोस्तों याद रखिएगा वहां पर पर्टिकुलर बोन सेल का इनर्वेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये हेवेनर से जो हेवर्सन कैनाल होती है दोस्तों, इसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक कॉन्सेंट्रिक लेमिनी होता है दोस्तों, जो कि बाइट लाइक ट्री रिंग्स के जैसे दिखता है। आप जब ट्री को देखते हो ना, इस प्रकार से रिंग्स के रूप में यहां पर आपको नजर आता है। याद रखना, जब आप टीएस काट करोगे ना, यानी बोन को काट के देखोगे तो ये सारी चीज नजर आएगी दोस्तों। अगर मेरे पास कोई डायग्राम मिलेगा तो मैं आपको डालूंगा दोस्तों। याद रखना, यहां पर जो लेमिनी होता है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो कि मोस्टली कोलेजन होता है। याद रखना, मोस्टली कोलेजन होता है। और इनऑर्गेनिक पार्ट जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है दोस्तों, जो कि मोस्टली बोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट की। ठीक है, और वो कैल्शियम फास्फेट मोस्टली यहां पर पाया जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जितने भी नेबरिंग लेमिली होते हैं, दोनों लेमिलीज होते हैं, उनके बीच में एक स्पेस होती है जिसको आप लेक्यूनी कहते हो।
ठीक है, यही वो लेक्यूनी होती है दोस्तों जिसमें बोन सेल्स पाई जाती है। ठीक है, इनके बीच में गैप होती है, एक स्पेस होती है जिसमें लेक्यूनी पाई जाती है, और ये वो लेक्यूनी होती है जहां पर आपकी बोन सेल ओस्टियोसाइट्स पाई जाती है। ठीक है, याद रखना, ओस्टियोसाइट्स यानी बोन की सेल। अब जब ओस्टियोसाइट्स यहां लेक्यूनी में है तो इसके दो रूप आपको नजर आएंगे दोस्तों। फर्स्ट ग्लांस, बोन इनर अपीयर करती है, अनचेंजिंग होती है दोस्तों, किंतु ये एक्चुअली बहुत ही डायनेमिक टिश्यू होता है दोस्तों। इसलिए इनफैक्ट स्पंजी बोन, जब आप किसी बोन को देखते हो कि भाई ये बोन है, तो बोन आपके हाथ में स्पंजी और कॉम्पैक्ट दो प्रकार की बोन होती है। जितनी भी स्पंजी बोन होती है आपको याद रखना है, हर स्पंजी बोन प्रति 3 से 4 साल में नई रिप्लेस हो जाती है। याद रखना इस बात को, प्रति 3 से 4 साल में नई बोन रिफ्लेक्स हो जाती है। लेकिन जितनी भी कॉम्पैक्ट बोन होती है, याद रखना, जितनी भी कॉम्पैक्ट बोन होती है 10 साल में रिन्यूअल होती है ना, 10 साल में रिमोल्ड होता है उनका। इसीलिए हमें बोन रिमोल्डिंग के प्रोसेस के नाम से इसको जानते हैं। जब स्पंजी बोन में 3 से 4 साल और आपके कॉम्पैक्ट बोन में मैक्सिमम 10 ईयर होता है दोस्तों, जिसकी 2 स्टेप्स होती है। ठीक है, याद रखना, बोन रिजॉर्प्शन जब स्पेशलाइज्ड सेल जिसे हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ओस्टियोपोरोसिस पढ़ रहे हो या फ्रैक्चर के लेवल पर जाओगे, या पर्टिकुलर जब भी बोन के लेवल पर बात आएगी, आपको दो बोन याद रखना है, दो सेल याद रखना है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। जो दो स्टेप्स होती है उसमें एक ओस्टियोक्लास्ट करती है, एक ओस्टियोब्लास्ट करती है। याद रखना नाम, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जिसकी दो स्टेप होती है। जो बोन रिजॉर्प्शन, जब स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं दोस्तों, बोन को ब्रेक डाउन करती है, और बोन फॉर्मेशन जो करती है उसको कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, जो दूसरे प्रकार का बोन होता है, जो बोन सेल होता है, उसको ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये न्यू बोन को फॉर्म करती है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी आंतों में कैल्शियम का कितना एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में आया, और ब्लड से बोन ने कितना कैल्शियम लिया। और अगर आपके 8 से 11 मिलीग्राम पर डायल्यूशन के लेवल पर आपका सीरम कैल्शियम ब्लड में नहीं होता है, तो आपकी बोन में से कैल्शियम निकलता है और ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन किया जाता है। यही बोन रिजॉर्प्शन के प्रोसेस होती है। बोन रिमॉडलिंग यहीं से होता है दोस्तों। जब सीरम कैल्शियम लेवल पर पूर्ण रूप से डिपेंड करता है, तो आपको विशेष तौर से याद रखना है, जब सीरम कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करेगा तो पूर्ण रूप से इसका यूनिक स्ट्रक्चर आपको समझने को होना दोस्तों। यानी जब ये पूरी चीज जब नॉर्मल रेंज में रहेगा, तो इस नॉर्मल रेंज में बैलेंस के द्वारा, जो कि पैराथायराइड, ठीक है, याद रखना, बैलेंस कौन करेगा? पैराथायराइड हार्मोन करेगा। ये पैराथायराइड हार्मोन, जो पीटीएच हार्मोन होता है, जो कैल्सिटोनिन होता है, जो विटामिन डी होता है। आप क्यों बोलते हो कि विटामिन डी जरूरी है? आप क्यों बोलते हो पैराथार्मोन जरूरी है? आप क्यों बोलते हो कैल्सिटोनिन जरूरी है? ठीक है, ये सारी चीज नेसेसरी है, और जब ये सारी चीज नेसेसरी रूप में काम करेगी, याद रखना, ये कैल्शियम के यूटिलाइजेशन के रूप में काम करेगी। और इसीलिए यदि आपके बॉडी में पैराथार्मोन, कैल्सिटोनिन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और विटामिन डी अगर ये कम हुए या ज्यादा हुए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी आप समझिएगा। अगर कम हुए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देख लो, कैल्सिटोनिन कम बन रहा, पीटीएच कम बन रहा, थायराइड हार्मोन कम बन रहा, विटामिन डी कम बन रहा। आप देखो, ये मेजर समस्या है, और इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस भी सबसे ज्यादा पाई जा रही है। इसलिए याद रखना, जब ब्लड में लो कैल्शियम लेवल, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि C4A3L1 पॉजिटिव चालू कर दीजिएगा ग्लोबुल्स में। पहले D1, देन D2, देन D3 एंड देन D4। पर्याप्त है, 4 महीने बाद आप टेस्ट करा लेना, पता लग जाएगा। अगर ये मेडिसिन लेकर सुबह के पहली जो सन रेज होता है, वहां 10 मिनट अगर वो बैठा रह गया, तो उसको सारे कैल्शियम के, आपके विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लोअर कैल्शियम लेवल होने के द्वारा, जब पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन को जो प्रोड्यूस करता है, ये बोन रिजॉर्प्शन को इंक्रीज को वहां पर बताने का काम करता है, जो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को रिलीज करता है दोस्तों। और यही कारण है, दूसरी तरफ जब ये ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को रिलीज करेगा, वहां पर कैल्शियम की पूर्ति को बैलेंस करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कैल्सिटोनिन होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और ये क्या काम करेगा? हाई कैल्शियम लेवल, जो कैल्शियम सीरम कैल्शियम होता है दोस्तों, उसके रिस्पांस के कारण होता है, और ये पैराथायराइड जो एक्शन होता है, इसको अपोज करने का काम करता है। यानी कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन हार्मोन के जो सिक्रेशन होता है, उसको सप्रेस कर देता है, इसीलिए बोन फॉर्मेशन को प्रोमोट करता है। ठीक है, और इसीलिए बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज कराता है, और बोन
के डेवलपमेंट को, फॉर्मेशन को मदद करता है। अर्थात इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, इनका फंक्शन अगर आपने पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कैसे जल्दी हम ये चुटकी बजाते कवर करता है। इसलिए याद रखना, फाइनली बता रहा हूं, विटामिन डी गट में, आपके आंतों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। जब आपका विटामिन डी ही नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप इंटेस्टाइन से, गट्स से कैसे एब्जॉर्प्शन कराओगे भाई? कैल्शियम को बता दो आप मुझे, है ना। इसलिए आज की समस्या वर्तमान परिस्थिति में, जिनको विटामिन डी कम हुआ, विटामिन बी 12 भी कम हो जाता है, आप कैल्शियम भी देखो कम हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इंटेस्टाइन पे ध्यान दीजिए, है ना, आप इंटेस्टाइन के फंक्शंस को प्रमोट कीजिए। अगर आपने जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, बिफोर मील, आफ्टर मील इस पूरे प्रोटोकॉल के साथ चला दिया, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, 4 महीने बाद बात कीजिएगा, ठीक है। याद रखना, बिकॉज ये कैरेक्टर है, और अगर इस कैरेक्टर में हम घुस गए तो रिजल्ट ऐसे निकालेंगे दोस्तों। इसीलिए याद रखना, ये सीरम कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, याद रख लेना। इसीलिए ये सीरम कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि हमने फिलॉसफी समझी है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी को समझा है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, इन रेगुलेटरी पिक्चर के बीच जो ये फैक्टर्स हैं, इनके बीच अगर आपने बैलेंस किया ना दोस्तों, तो आप याद रखना, जो बोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जो बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, इन्हें टूटने को कम करता है, बनाने को प्रमोट करता है। इसीलिए इन रेगुलेटरी फैक्टर के बीच बैलेंस होने का परिणाम स्वरूप एक पीक बोन मास में, ठीक है, एक पीक बोन मास में यूजुअली, याद रखना, 20 से 29 एज में, याद रख लेना, इस बात को भूलना मत, जब बोन का मास डेवलप होता है तो 20 से 29 साल में आपने क्या खाया, कहते हैं ना, बचपन का खाया बुढ़ापे में काम आता, बूढ़े लोग ऐसे नहीं बोल गए। यदि आपने कैल्शियम को जितनी भी डेंसिटी देना है 20 से 29 साल मैक्सिमम आप ले लीजिए। यूजुअली मेल्स की तुलना में फीमेल्स में अर्ली उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। याद रखना, जो कैल्शियम का जो ये प्रोसेस होता है बहुत जल्दी वुमेन में होता है मेल की तुलना में। जो फैक्टर बोन मास को डिटेक्ट करते हैं, डिक्रीजिंग करते हैं दोस्तों, वो होता है सबसे पहले जेनेटिक्स। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी अफ्रीकन डिसेंट के लोगों में ग्रेटर बोन मास होता है, आप देख लो दोस्तों, ठीक है, उनका जो न्यूट्रिशन होता है एडिक्वेट विटामिन डी इंडिकेट होने के कारण इंक्रीज करता है, और बोन पीक मास जो होता है वो सबसे ज्यादा अफ्रीकन लोगों को देखा जाता है। आप देखो कैसे लंबे तगड़े मास कैसा होता है, आप उनसे टकरा जाओ आपकी बोन टूट जाएगी, उनकी बोन नहीं टूटेगी, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। वो ज्यादातर लोग जो होता है तो मेहनत करना पसंद करते हैं, और वहां पर धूप का जो है बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, और इसीलिए फाइनली उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, पीक बोन मास को इंक्रीज कर देती है दोस्तों। साथ ही साथ बहुत सारे हार्मोन्स भी इस पर रोल अदा करते हैं। खासतौर से हम हिंदुस्तान की बात करें, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है ओवरी से निकलने वाला, और जो एंड्रोजन होता है बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। जितने भी बोन रिजॉर्प्शन यानी बोन की रिमॉडलिंग में जो बोन को तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनको ये इनहिबिट कर देता है, उनको दबा देता है दोस्तों, याद रखना, है ना, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। इसीलिए जब ओस्टियोक्लास्ट बोन को वहां ब्रेक डाउन अगर फास्टर रेट से करती हुई नजर आती है दोस्तों, तो ये ओस्टियोब्लास्ट उसको रिबिल्ड उसी रेट से नहीं कर पाती, ठीक है। इस कंडीशन में जब कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, ओस्टियोब्लास्ट तो बहुत तेजी के साथ तोड़ रही है, लेकिन सॉरी ओस्टियोक्लास्ट तो बहुत तेजी से तोड़ रही है, लेकिन जो ओस्टियोब्लास्ट है उस तेजी से नहीं बना पाती है, ठीक है, और इवेंचुअली आपको ओस्टियोपोरोसिस रिजल्ट हो जाता है दोस्तों। यदि बोन मास में नॉर्मल मिनरलाइजेशन या बोन सेल्स वहां पर होती है जो इसे ओस्टियोमेलेसिया से डिफरेंशिएट करती है दोस्तों, जिसमें लेक ऑफ मिनरलाइजेशन होता है। जो ओस्टियोमेलेसिया होता है उसमें ये बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि वहां मिनरल्स ही नहीं जाते बोन में, ठीक है। इसीलिए ओस्टियोपोरोसिस में एबनॉर्मल फाइंडिंग में आपको ये जो ट्यूबरकुली है, ये फीवियर ट्यूबरकुली नजर आएंगे, बहुत कम नजर आएंगे, स्पंजी बोन में दिखती है। और याद रखना, जो कार्टिकल बोन में बहुत ज्यादा पतली हो जाती है, थीनिंग हो जाती है, इसीलिए साथ ही साथ जो हेबर्शियन कैनाल है दोस्तों, इसकी वाइडनिंग हो जाती है, क्योंकि वहां तो जो सेल है ही नहीं, इसलिए चौड़ी हो जाती है, और ये बोन चेंजेस फ्रैक्चर के रिस्क को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रेबिकुली है, इनके बीच में गैप हुई, आप देखो तुरंत भरभरा के मकान गिर जाएगा, ठीक है। ये बोन चेंजेस फ्रैक्चर्स के रिस्क को इंक्रीज कर देता है, और यही कारण है ये फ्रेजिडिटी या पैथोजेनिक फ्रैक्चर के जैसे माने जाते हैं। यानी कोई ना कोई ऐसा कारण है जो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है या फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। इसीलिए कुछ बोन्स जैसे वर्टिब्रा, शोल्डर ब्लेड्स और रिब्स,
स्पॉन्जी बोन को मेनली कंसिस्ट करते हैं। इसीलिए इनमें जो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर होता है बहुत ज्यादा ग्रेटर रिस्क होती है। जरा सा वजन उठाया तो वहां पर फ्रैक्चर हो गया, ये ओस्टियोपोरोसिस के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है वो जिनमें लो एस्ट्रोजन लेवल होता है, जैसे मीनोपाज के बाद लो सीरम कैल्शियम होता है, मीनोपाज के बाद आप देख लीजिएगा उनमें सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस होता है। बोलने की जरूरत थी, हमने पूरा खोल के रख दिया कि भाई कारण क्या है, कारण क्या है तो निदानिएगा। ठीक है, कैसे हो रहा कॉजेस के बाद बताता हूं दोस्तों। जो एडिशनल फैक्टर इंक्लूड होते हैं दोस्तों, जो यहां पर कास्ट के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, आप जब यहां पर कास्ट देते हो तो बोन में लगातार आपने देखा रिन्यूअल की कांस्टेंट स्टेट होती रहती है, न्यू बोन बनती रहती है, ओल्डर बोन टूटती रहती है। जब आप यंग होते हैं तब हमारी बोन में ब्रेक डाउन की तुलना में न्यू बोन का जो ग्रोथ होता है वो फास्टर होता है दोस्तों। ज्यादातर लोगों में 20 ईयर्स से 29 ईयर्स के बीच में बोन मास जितना भी आना था वो पीक लेवल पर आ जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बोन मास का लॉस हो जाता है दोस्तों, बढ़ने लग जाता है, उनका जो क्रिएशन होता है बोन का कम होने लग जाता है। और अपनी जवानी में बोन का कितना मास आपने प्राप्त किया है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑस्टियोपोरोसिस आपको कब डेवलप होगा, लेटर या अर्लियर। ठीक है, इसीलिए याद रखना आपकी बोन मास हायर होता है तो आपकी बोन में उतनी ज्यादा वहां पर बोन स्ट्रांग होगी, पीक बोन मास होगी, अच्छी होगी। यदि बोन मास आपका लेस होता है तो देखो एज बढ़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस आपके घर आना शुरू कर देती है। इसलिए जो एडिशनल फैक्टर होते हैं जो आज वर्तमान परिस्थिति में किसी भी आदमी या औरत को, मेन या वुमन को अफेक्ट कर रहे हैं, वो है अल्कोहल कंजप्शन। आप देखो आजकल ज्यादातर छुप छुप के दारू पी जाती है, मेल फीमेल दोनों पीते हैं। ठीक है, स्मोकिंग, पता नहीं क्या टेस्ट आता, मैंने भी पी के देखा, खांसी रात भर नहीं बंद हुई मेरी। स्मोकिंग, पता नहीं क्या मजा आता है दोस्तों। ड्रग्स जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आप देखो बहुत सारे लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग का उपयोग कर रहे हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है दोस्तों। याद रखना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है, इसीलिए वहां पर गट से विटामिन डी का एंटेगोनिज्म होती है, जैसे कि हिपेरिन, एल थायरोक्सिन, इनके माध्यम से बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है दोस्तों। जैसे कि वहां पर एस्ट्रोनॉट्स, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आप जब एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजते हैं ना, ठीक है, जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में वहां पर ये अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को यूज ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल यूज नहीं कर पाते। क्यों? जैसे वो यहाँ अर्थ में काम करते हैं, अगर ये वहां अंतरिक्ष में गए ये यूज नहीं कर पाते, अगर ये यूज करने की कोशिश करेंगे ना, याद रखना इसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण बोन डिपोजिशन वहां पर डिक्रीज हो जाता है और स्ट्रेस की कमी के कारण ये सब होता है। इसीलिए रिजॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में अगर किसी भी प्रकार का कोई डिसीज होता है ना, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज होता है दोस्तों। ठीक है, कई कारण मिलेंगे जिसके साथ आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, कई कारण, है ना। कौन कौन से कारण? आप देखो टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हो ना, आप पढ़ेंगे आप हाइपोप्रोलेक्टीमिया, जिनको बहुत ज्यादा हाइपर प्रोलेक्टिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, डायबिटिक मेलाइटिस, कुशिंग सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये वो सिंड्रोम्स हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले डेवलप होता है। ये मुख्य प्रकार के जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है दोस्तों, वो सबसे कॉमन रूप से जो हिंदुस्तान में देखने को मिलती है मोस्ट, वो होती है आपको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये दो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, आपको इन्हीं को समझना है और इन्हीं का ट्रीटमेंट भी करना है दोस्तों। जब आप पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस को देखते हो तो एस्ट्रोजन जो लेवल में डिक्रीज होने के कारण होता है, हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन इसको मेंटेन करता है। जब एस्ट्रोजन ही कम हो गया तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होने के कारण बोन रिजॉर्प्शन में इंक्रीज हो जाता है, यानी बोन टूटने लग जाती है। ठीक है, और सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? दूसरी तरफ ऐसा माना जाता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट होती है ग्रेजुअली जो बोन फॉर्म कर रही है उसकी एबिलिटी को लॉस्ट कर देती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ गई ओस्ट्रोजन के, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो बोन को बना रही है वो सेल ही लॉस्ट हो गई। ये दोनों चीज हो सकती है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। याद रखना दोस्तों, जबकि ओस्टियोक्लास्ट अपना कार्य करती रहती है लेकिन ओस्टियोब्लास्ट काम करना बंद कर देती है, इसीलिए बोन रिजॉर्प्शन यूजुअली बोन फॉर्मेशन को ओवरलुक कर देता है, ओवरटेक कर देता है दोस्तों। यानी बोन टूट ज्यादा रही है, बोन बन ही नहीं रही, या बन भी रही तो बहुत कम बन रही है। इसीलिए लाइफ के एट द डेकेड के दौरान ये सब कंडीशन देखी जाती है दोस्तों। और यही कारण है ऑस्टियोपोरोसिस के साथ कोई भी व्यक्ति में कोई भी सिम्टम यूजुअली उत्पन्न ही नहीं होता। आपको और मुझे भी हो रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बोन वीक हो रही है, हमें ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है, हमें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है।
जब आप वहां पर बोन डेंसिटी टेस्ट कराओगे तो पता लगेगा अरे यार मेरा तो कैल्शियम ही कम हो गया। आप कैल्शियम टेस्ट कराते हो तब पता लगता है दोस्तों। ठीक है, जब तक फ्रैक्चर उत्पन्न नहीं होता आपको पता नहीं लगता। ज्यादातर लोग इसीलिए, भाई आप और मैं मेडिकेटेड है, आप और मुझे सब पता है, उस पेशेंट को क्या पता बेचारे को है। यहाँ खाने पीने के तो उनके वांदे हैं, वो ये चीज कब कराएंगे। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रकार का फ्रैक्चर होता है वो वर्टिबल फ्रैक्चर होता है दोस्तों। और कंप्रेशन फ्रैक्चर जैसे भी हो तब भी उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, जब एक या ज्यादा बोन स्पाइन में वीक हो जाती है, वहां पर शेटर हो जाती है, वर्टिबल फ्रैक्चर के कारण आपको नजर आता है। आप देखते हो ना बैक पेन हो रहा, आप देखते हो ना हाइट लॉस हो रहा, आप देखते हो ना वहां पर हंस्ड पोस्चर बन रहा है, झुका हुआ, है ना। आप देख रहे हो फीमोरल नेक में फ्रैक्चर हो रहा है या डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हो रहा है। बहुत कॉमन रूप से ये होने वाले फ्रैक्चर्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के द्वारा इंडिकेटेड होते हैं दोस्तों। और ये प्राय एसोसिएटेड होता है हमेशा पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में, याद रख लेना। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली एक ड्यूअल एनर्जी एक्सरे के साथ डायग्नोस कर सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, एक एब्सॉल्युटली डेक्सा स्कैन होती है जो बोन डेंसिटी को दिखाती है, एक इंडिविजुअल के बोन डेंसिटी को नॉर्मल एडल्ट के डेंसिटी से कंपैरिजन करती है और वो बताती है कि साहब आपको टी स्कोर दिया जाता है, और टी स्कोर में जो 2.5 से टी स्कोर अगर नीचे होता है सीधे बोल दिया जाता है यार भाई ये तो बहुत खतरनाक ऑस्टियोपोरोसिस को दर्शाता है। ठीक है, आप तब वहां पर उसका डायग्नोस करते हो और वहां पर अपना इंडिकेशन करते हो। लेकिन हम मॉडर्न साइंस से थोड़ा सा अलग हटके बात करेंगे, हम सिम्टम्स की बात करेंगे कि भाई जब सिम्टम शो नहीं कर रहा लेकिन हमें अर्ली सिम्टम कैसे पकड़ना है। याद रखना दोस्तों, बोन लॉस के अर्ली स्टेजेस में सिम्टम टिपिकली नहीं मिलता, किंतु यदि ऑस्टियोपोरोसिस के द्वारा आपकी बोन वीक हो रही है तो उसके साइन और सिम्टम जो डेवलप होते हैं ना, अगर लेडीज लगातार जेंट्स लगातार बोलता है यार मुझे पहले नहीं होता था लेकिन अभी बोन का स्ट्रेंथ हो रहा, बोन में खिंचाव आ रहा, बोन में पेन हो रहा है ना, मेरी वर्टिब्रा में कोलैप्स जैसी कंडीशन आ रही है, फ्रैक्चर जैसी कंडीशन आ रही है, एक समय के बाद हाइट का लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी आपकी जो हाइट की लंबाई होती है ना रिड्यूस होती है, कितने लोगों को पता है ना, एक स्टूप पोर्शन हो जाता है। और यही कारण है एक बोन फ्रैक्चर बहुत आसानी से वहां पर एग्जर्ट होता है, क्योंकि इस तरह से चलता है, अगर थोड़ा सा भी झटका आया तुरंत आपको देखने को मिल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये कंडीशन डेवलप हो गई है। तो याद रखना दोस्तों, ये सारे कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसीलिए जैसे ही पता लगे वैसे ट्रीटमेंट ना करके C4A3L1 पॉजिटिव लेना चालू करिए, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बैलेंस कर दीजिए, धूप में बैठना चालू करिए, विटामिन डी, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, या आपको जो भी करना है बिफोर मील आफ्टर मील के प्रोटोकॉल से डाइजेशन करेक्ट कीजिए, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ेगा, आप नॉर्मल प्रोसेस में आ जाएंगे, आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कराना है, आप डेक्सा टेस्ट कराइए, मिनरल डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, यूरिन एनालिसिस पर कैल्शियम लेवल, यूरिन एनालिसिस, ठीक है, यूरिन एंड टीलोपैप्टिड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है जिसके द्वारा आप डायग्नोस करते हो। लेकिन अगर हो गया तो हो गया, अब पेशेंट आपके पास आया ऑस्टियोपोरोसिस लेकर आया, क्या करोगे? ऑस्टियोपोरोसिस लेकर आया क्या करोगे? अगर अर्ली स्टेज में आया ना तो C4A3L1 पॉजिटिव बहुत काम करता है, इसी में काम हो जाता है। लेकिन जब डिसीज लेकर आया S5 C4A3G, सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है जो D5 में चलाइए और D30 तक जाइए, है ना। और अगर बहुत सीरियस है सीधा 30 में जाइए, रिड्यूस करके D5 पे आइए। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट है इलेक्ट्रोमोपैथी। S3A3RE D5 या 30 डायल्यूशन में चल, जब बहुत सीवियर पेन होता है तो आपको ये देना है S3A3RE, बहुत जल्दी पेन सबसाइड हो जाता है। लेकिन मेरा जो मानना है ये दो प्रोटोकॉल से ज्यादा बेहतर रोल जो अदा कर रहा है S6 C4V1G D5। अब आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त और ऑथेंटिक रिजल्ट करता है अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ S6V1B अल्टरनेट C4V1G यानी ऑर्गेनो बूस्टर C4, अगर D5 में S6V1B या S6 आपका C4V1G या S5 C4A3, इनमें से एक प्रोटोकॉल ऑर्गेनो बूस्टर C4 के साथ में आप D5 में चला दो, बहुत मेरिकल रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है,
कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कीजिए कि मुझे यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल चलाना है और ये प्रोटोकॉल क्यों नेसेसरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सिम्टम का डायग्नोसिस आपको करना है। हर पेशेंट का सिम्टम अलग होता है, कोई भी दो पेशेंट एक जैसे नहीं होते, सारे लेडीज जेंट सारे जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे सिम्टम डिफरेंट वे में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट वे में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग हमारे सेल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब आज हम बात करते हैं न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए। यदि आप जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज को दूर करना चाहते हो, डीएनए आरएनए पे काम करना सीख लो। ठीक है, डीएनए आरएनए पे काम करना सीख लो। मेरा मानना है S5A3-Ven1, ये तीन ऐसी मेडिसिन है जिनका काम मैं समझ चुका हूं कि ये डीएनए आरएनए को एक्टिवेट कर सकती है, हेरिडिटी डिसीज को तोड़ सकती है। यदि आपको नजर आ रहा है कि एक पीढ़ी में बीमारी है, दूसरी पीढ़ी में नहीं है, आप इसको मिला के जो एक पीढ़ी की बीमारी को आगे के अपनी स्पीसीज में डाउन नहीं होने देना, ये तीन मेडिसिन में से वेन1 सबसे स्ट्राइकिंग है। लेकिन S5A3-Ven1 ये तीन ऐसी है, एक फंक्शनल, एक स्ट्रक्चरल और एक जेनेटिक, यानी कि डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के लेवल पर चेंज डाल देगी। जेनेटिक म्यूटेशन जो होता है उसको सबसाइड कर देगी, इसलिए इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर देखने को मिलता है। याद रखना, न्यूक्लियस बहुत ही प्रोमिनेंट और लार्जर सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होता है। इसका डायमीटर 22 माइक्रोन होता है, जो सेल का लगभग 10% वॉल्यूम होता है दोस्तों। यानी सेल का 90% साइटोप्लाज्म और दूसरे पार्ट होते हैं, केवल 10% जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। याद रखना, न्यूक्लियस बॉडी की प्रत्येक सेल में पाया जाता है, केवल एकमात्र ऐसी सेल है बॉडी में जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आपको पता होना चाहिए। आरबीसी में न्यूक्लियस जब आरबीसी डेवलप करती है उस दौरान पाया जाता है, लेकिन जब आरबीसी एक मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती है उसका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, इसलिए लाइफ लॉन्ग जो आरबीसी अपना फंक्शन करती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। याद रख लेना, जिन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोसाइट कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनको आपको याद रखना है। जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोसाइट्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोसाइट्स। ठीक है, याद रखना, यूकैरियोसाइट जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको प्रोकैरियोसाइट कहता है। याद रखना दोस्तों, न्यूक्लियस क्यों जरूरी है? न्यूक्लियस उपस्थिति सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। यानी आपकी बॉडी को ग्रोथ करना है तो आपको याद रखना है कि सेल डिवीजन होगा तभी तो ग्रोथ करेगी। ठीक है, अब सेल डिवीजन क्या होता है आगे हम पढ़ रहे हैं, सेल कितने प्रकार से डिवीजन करती है ये भी पढ़ रहे हैं, कैसे करती है ये भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक भी चीज छोड़ता नहीं, सारी बारीकियां बताऊंगा जब तो आप लोगों को आएगा। यदि आपने न्यूक्लियस का काम, सेल का काम समझ लिया तो आप कैंसर को यूं हंसते मुद्दे, मतलब वहां पर आप वो मजाक करते करते आप लोग काम करेंगे दोस्तों। याद रखना, मैं दूसरों जैसी बात नहीं करता हूँ, जो चीज कहता हूं वो करके बताता हूं। ठीक है, ज्यादातर सेल्स में केवल एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं, यानी एक सेल एक न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है दोस्तों, जैसे स्केलेटल मसल सेल, इसमें कई न्यूक्लियसेस होते हैं। ठीक है, इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। सीधी बात है, एक में अगर एक सेल है यूनिन्यूक्लिएटेड, कई मल्टीपल न्यूक्लियस वाले, इसलिए वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं दोस्तों। साधारणतः न्यूक्लियस सेल्स की सेंटर में स्थित होता है दोस्तों, जो कि ज्यादातर स्फेरिकल शेप का होता है। जब ये यहाँ होता है ये पर्टिकुलरली स्फेरिकल शेप का होता है दोस्तों। ठीक है, अंडाकार बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना, यदि भी कुछ सेल्स में न्यूक्लियस की सिचुएशन और शेप अलग अलग हो सकते हैं, सेल के फंक्शन के हिसाब से होता है। कई सेल्स में सेल के मेम्ब्रेन के जस्ट पास में न्यूक्लियस होता है, कई बार ऐसा काम होता है उसका कि उसका न्यूक्लियस वन साइडेड हो जाता है, काम इधर से न्यूक्लियस इधर। ठीक है, इसीलिए सिचुएशन और शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को, ये छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो आपको बहुत एडवांटेज देती है जब आप पर्टिकुलर किसी जेनेटिक म्यूटेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलर ट्यूमर की बात करते हैं, कभी सेल फंक्शन, टिश्यू फंक्शन की बात करते हैं, तब ये बहुत नेसेसरी वहां पर फिनोमिना शामिल होता है।
जब आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे बात करते हो तो न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है दोस्तों, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स कंटेंट रहते हैं दोस्तों। जो मेजर कंपोनेंट न्यूक्लियस में होते हैं वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, यदि मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई सेल डैमेज हो गई और न्यूक्लियस बाहर आ गया तो ये सेल की डेथ हो जाएगी। अगर सेल का यहाँ पर डैमेज हुआ लेकिन न्यूक्लियस अंदर है, सेल फिर से रीजनरेट कर जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो आप रीजनरेट करा सकते हो, रिपेयर कराने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर वहां पर सेल मर गई है, ऐसी कई सेल मर गई है, आपको रिपेयर ही कराना, आप रीजनरेशन नहीं करा सकते। दैट इज द फिनोमेना। याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर नेचर में वहां पर पोजेस करती है दोस्तों। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होती है, इसीलिए मैंने डबल लेयर बनाया। यहाँ डबल लेयर की लेयर होती है दोस्तों, जो पोरस होती है, छेद वाली होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्ट करने में, वहां पर उनमें कम्युनिकेट करने को अलाउ करती है। यानी याद रखना, न्यूक्लियस क्या करती है, सेंटर पॉइंट, हेड पॉइंट है, जो साइटोप्लाज्म के सेल के हर कार्य को नियंत्रित करेगा। इसलिए इसमें जो पोरस लेयर होती है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की, ये यहां से साइटोप्लाज्म में कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है दोस्तों। और यही कारण है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर लेयर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू करती है। यानी यहां पर मैंने कहा था ना, इससे कनेक्ट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये उसके परिधि तक, यानी सेल मेम्ब्रेन के परिधि तक जाता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है दोस्तों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो दो लेयर होती है, उनके बीच में जो स्पेस होती है दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के साथ कंटिन्यू रहती है। यानी यहाँ पर जो ये दो लेयर के बीच में ये लेयर जो जुड़ी इंडोप्लाज्मिक से, ये इनसे कनेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती है दोस्तों, और कंटिन्यू करती है। इसलिए याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल के द्वारा लिंक रहते हैं या गार्डेड रहते हैं दोस्तों। और इसीलिए इस पोर का डायमीटर लगभग 80 से 100 माइक्रोन के आसपास होता है। याद रखना, ये 7 to 9 नैनोमीटर डिक्रीज होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पोर्स की पेरिफेरी पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहता है। और यही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बहुत एडवांटेज देते हैं न्यूक्लियस और सेल्स के इंटीग्रिटी के लेवल पर, उनकी स्ट्रेंथ के लेवल पर। इसलिए याद रखना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच मिनरल का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स के माध्यम से होता है। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सिंथेसिस सेकंड डायमेंशन प्लस आरईडब्ल्यू, वो इसी लेवल पर बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच जो मिनरल्स का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स के माध्यम से होता है। इनके बीच में पोर्स होते हैं। जब भी कोई चीज आप न्यूट्रिशन के अंदर भेजते हो, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया और बाहर निकल गया। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर मोशन होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, जो साइटोप्लाज्म होता है, वहां पर इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगातार मोशन होता है, और इन्हीं मिनरल का एक्सचेंज होता है, इन्हीं पोर्स के माध्यम से होता है, और सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। यही चीज समझाने के लिए इतना डिटेल पढ़ाया जाता है दोस्तों, कि आप जब कोई भी मेडिसिन भेज रहे हो, वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे इसका काम हो रहा है। इसलिए याद रखो, हम यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया, उसके बारे में सब बता दिया, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं हम दोस्तों। न्यूक्लियोप्लाज्म एक बहुत ही हाईली विस्कस फ्लूइड होता है। याद रखना दोस्तों, न्यूक्लियस का काम है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत ही हाईली विस्कस फ्लूइड होता है दोस्तों, जो न्यूक्लियस के ग्राउंड सब्सटेंसेस का निर्माण करता है। यहाँ न्यूक्लियस का जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है, जो उसको डेवलप करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर स्थित साइटोप्लाज्म के समान ही होता है। जो साइटोप्लाज्म है उसी के समान वहां न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंसेस का निर्माण करता है दोस्तों। न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को सराउंडेड किए रहता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाए जाते हैं, और साथ में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखना, इसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ इसी न्यूक्लियस मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसी ऑर्गेनिक, ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजिंग क्रोमेटिन के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का निर्माण करता है दोस्तों। और जब ये फ्रेमवर्क का निर्माण होगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म का फ्रेमवर्क होता है, जो सोल्यूबल लिक्विड पार्ट होता है।
ठीक है, ये सोल्यूबल लिक्विड पार्ट होता है, इसके हम न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, बहुत सोल्यूबल होता है, घुलनशील होता है ना, लेकिन लिक्विड पार्ट होता है, न्यूक्लियर हाइलोप्लाज्म कहलाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रखता है। क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रखता है, एक एक करके समझिए कि जब आप स्पीसीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल बनाते हैं, तो कितना बड़ा महत्व होता है दोस्तों। यहाँ क्रोमेटिन होता है। ये क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है दोस्तों, धागेनुमा। ठीक है, और थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। यहां पर स्पेशल होता है दोस्तों, जो कि डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के लार्ज मॉलिक्यूल से बना होता है। याद रखना, डीएनए टॉप मोस्ट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के लार्ज मॉलिक्यूल से बना होता है दोस्तों। और यही डीएनए मॉलिक्यूल एक विशेष प्रकार का बेसिक प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन, ठीक है, ये बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन, उसके द्वारा बना होता है। याद रखना, ये भी इसकी मदद के साथ कॉम्पैक्ट पैक्ड रहता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक्ड रहता है, इसीलिए क्रोमेटिन का जो डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के रूप में, ठीक है, याद रखना, डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के रूप में रेफर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये न्यूक्लियर मटेरियल के एक मेजर बल्क के रूप में होता है। ठीक है, यानी ये न्यूक्लियर मटेरियल के एक मेजर बल्क के रूप में वहां पर डेवलप होता है। इसलिए याद रखना, ये जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल हेलिक्स होता है, जो कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के सेंटर कोर के चारों ओर लपटा हुआ रहता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, क्रोमेटिन की जो फंडामेंटल पैकिंग होती है, उस फंडामेंटल पैकिंग का यूनिट का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। याद रखना दोस्तों, जब ये सेंटर पॉइंट नजर आएगा, आपको इस प्रकार से एक कंटिन्यू फ्रेमवर्क नजर आता है। ये क्रोमेटिन फ्रेमवर्क होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप जब इसको देखते हो, ये यहाँ पर एक मेजर बल्क के रूप में होता है दोस्तों, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। याद रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। डीएनए जब न्यूक्लियोसोम में होता है, तो याद रखना, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल के मदद से एक दूसरे के साथ हाईली और टाइटली पैक होता है, इसी प्रकार से। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों, जब क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करती है सेल डिवीजन का ठीक पहले, ये क्रोमेटिन इस प्रकार से डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के बाद में दोस्तों कंडेंस क्रोमोसोम बनाता है। यानी यहां पर जब आप क्रोमोसोम को इस प्रकार से कंडेंस देखोगे, तो ये सबसे पहले क्या होता है, इस प्रकार से कंडेंस होकर यहां से इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे इनके बीच में गैप बढ़ती है, और गैप बढ़कर यहां पर इस प्रकार से क्रोमेटेड बॉडीज बन जाती है, और ये इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है, सेंट्रोसोम होते हैं, इनको डिवाइड करता है, और ये दो सेल के रूप में आधे इधर क्रोमेटिन को डिवाइड कर देता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये क्रोमोसोम एक रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, एक रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें उस स्पीशीज के सभी हेरिडिटरी कैरेक्टर का कॉम्प्लेक्स वहां पर कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है दोस्तों, इसी क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, एक सेल का पूरा, अभी हमने पढ़ा था कि सेल में गैमेट मेल और फीमेल, आप वही बात कर लो, आप उसी के न्यूक्लियस की बात कर लो आप। ठीक है, ये क्रोमोसोम एक रॉड शेप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें उस स्पीसीज का सभी हेरिडिटरी कैरेक्टर का कंप्लीट ब्लूप्रिंट आप देख लो, वो ले जाता है दोस्तों। इसीलिए एक क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के द्वारा बना होता है। ठीक है, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के द्वारा बना होता है, जो कि स्टोन मॉलिक्यूल्स के चारों ओर कोइल्ड रहता है। जो स्टोन मॉलिक्यूल्स है, उसके चारों तरफ इस प्रकार से ये कोइल्ड रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक डीएनए में कई जीन पाए जाते हैं। आप कहते हो ना, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज हो रही है, इसमें जीन में म्यूटेशन हो रहा है, कैंसर हो रहा है, आप मुझे बताओ कहां हो रहा है, आप बताओ कहां हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के इस रीजन पे हो रहा है। जब इसमें जीन्स पाए जा रहे हैं और जीन में चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जीन में जेनेटिक चेंजेस इसी न्यूक्लियस के लेवल पर होगा, और उसी को हमें वेरिएशन करना, उसी को डिफरेंट करना है, और उसका डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट करना सीख लिया, तो यहां से सीखना पड़ेगा, है ना। याद रखना दोस्तों, सामान्यतः क्रोमोसोम्स में ये जीन्स जो होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद भी न्यूक्लियस में नहीं दिखाई देता है दोस्तों। याद रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। केवल सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जा सकते हैं दोस्तों, केवल सेल डिवीजन के दौरान। इसीलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए सेल डिवीजन के ठीक पहले बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक रहता है,
बहुत टाइटली पैक रहता है। और जब सेल डिवीजन के दौरान वहां पर इनको इस प्रकार से मोटिवेशन मिलता है, मॉडिफिकेशन मिलता है, डिफरेंसेस होते हैं उनमें, तो आधा इधर आधा उधर जब डिफरेंट होता है तो सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम देखने लायक बन जाता है दोस्तों। और आप बहुत आसानी से क्रोमोसोम्स को देख सकते हो, मैंने देखे हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं हमारे ग्रुप में जो ज्वाइन करते हैं और भाग जाते हैं आखिरी में। दोबारा जब ये लोग प्रोटोकॉल पूछते हैं, मैं इसीलिए उन लोगों को, मेरे पास सब मॉनिटर में रहता है कौन निकल गया कौन, इसीलिए मैं उनका प्रोटोकॉल को जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ सीखने के समय में सब केवल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलने के लिए ग्रुप में जुड़ते हैं कि बस पर्टिकुलर टीचर को ये रिपोर्ट भेजेंगे और वो प्रोटोकॉल बता देंगे। मैं उनमें का आदमी नहीं हूँ दोस्तों। मैं जो भी बताऊंगा यहाँ बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि आप खुद प्रोटोकॉल बनाइए। और जो लोग दिमाग से दिल से यहाँ जुड़ेंगे, मैं 16 महीने बाद, आप देख लीजिए, आज अभी एक राकेश सर हमारे ग्रुप के सीनियर बंदे हैं, देख लो आप, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़ा के खुश रहने वालों में से हैं। तो जो लोग अपने आप को मोटिवेट करेगा वो आगे जाएगा, जो ऐसा बीच में निकल जाएगा निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। जब आप न्यूक्लियस के लेवल पर आओगे, डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर देखिए, ये क्रोमोसोम जब हमने फर्टिलाइजेशन देखा तब हमको बताया गया था कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है। बॉडी की सभी डिवाइडिंग सेल्स केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर उनमें 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं दोस्तों, याद रखना। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स के लेवल पर जान लीजिएगा इस चीज को, 23 पेयर क्रोमोसोम का होना होता है। प्रत्येक पेयर में एक क्रोमोसोम मां से और एक क्रोमोसोम फादर से आता है दोस्तों, ठीक है। जो सेल जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम रखते हैं उनको हम डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं, ठीक है, याद रखना। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम गैमेट्स कहते हैं दोस्तों, या सेक्स सेल कहते हैं, उसमें केवल 23 सिंगल सेल क्रोमोसोम होते हैं। यहां हमने 23 पेयर कहे, यहां पर ये फीमेल और ये मेल, ठीक है। यहां पर 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर है ना। अब ये डिप्लॉयड होकर यहां पर जब एक मेल में आएंगे और एक फीमेल में आएंगे तो 23 क्रोमोसोम यहां से आएंगे, 23 क्रोमोसोम यहां से आएंगे। जो डिप्लॉयड में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर होता है, वहां पर 22 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं। और ऑटोसोम का मतलब होता है एक बॉडी से रिलेटेड जितनी भी कैरेक्टर लेकर जाना है, ये 22 जो पेयर होता है ऑटोसोम की, ये लेकर जाता है। लेकिन एक पेयर होता है जो फीमेल में होता है XY और मेल में होता है YY। याद रखना दोस्तों, ये जो फीमेल में होता है XX और यहां पर होता है Y। याद रखना दोस्तों, ये जो ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स की पूरी जानकारी लेकर जाता है, ये मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। इसीलिए फीमेल का 23 और मेल का 23 ये दोनों मिला, इन दोनों के मिलने से जो गैमेट यानी झाइगोट बनेगा, उसमें 23 क्रोमोसोम मेल के 23 फीमेल करेंगे और वो एक प्रकार से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा और उसमें हैप्लॉइड नंबर, ठीक है, वहां पर डिप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी सिंगल सिंगल हुए 23 तो हैप्लॉइड नंबर है, और वो अगर डबल हो गए 23 पेयर हो गए यानी डिप्लॉइड नंबर हो गए दोस्तों। इसलिए याद रखना दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, इसके बारे में आप जानकारी लगा लो तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसी मेडिसिन है जो लड़के पैदा करती है, ठीक है। डॉक्टर AK सिंह सर देते हैं, बिहार पटना वाले, ऐसे प्रोटोकॉल देते हैं, वो बताते नहीं क्या है, मेडिसिन देते हैं, लड़का ही होता है, ठीक है। याद रखना, क्रोमोसोम के 23 पेयर के बीच में एक पेयर होता है दोस्तों, उस पर्सन के सेक्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए होता है 23 नंबर क्रोमोसोम, ठीक है, वो कंसर्न रहता है उससे, इसलिए याद रखने की जरूरत है। इस क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, बाकी के 22 बचे हुए क्रोमोसोम को ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हो वो इसी 23 पेयर पे होती है दोस्तों। सेक्स क्रोमोसोम के लेवल पर एक को X क्रोमोसोम और दूसरे को Y क्रोमोसोम कहते हैं दोस्तों। फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। याद रखना, मेल में यहां पर मैंने बताया ना आपको 2 X होते हैं फीमेल में, और मेल में एक X होता है एक Y होता है, ठीक है। इसलिए डोमिनेंस इस बात पर डिपेंड करती है लड़का होगा या लड़की होगा। 2 X मिले तो लड़की होगी, एक XY एक Y मिला लड़का होगा। इसीलिए याद रखने की जरूरत है दोस्तों, सारा कुछ मेल के ऊपर डिपेंड करता है,
यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिला 100% लड़कियां ही होगी, उसमें फीमेल जिम्मेदार नहीं है। फीमेल को तो कैरेक्टर दोनों लड़कियों के दिए गए, लेकिन मेल में एक वाई क्रोमोसोम दिया गया जो मेल का कैरेक्टर होता है, इसलिए मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ध्यान रखना इस बात को, है ना। यही कारण है कि ये चीजें आपको क्लियर होगी तो आप में से कई लोग, कई लेडीजों की जिंदगी बचा सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप न्यूक्लियोलस की बात करते हो तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोलस होता है एक स्मॉल राउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, और प्रत्येक न्यूक्लियस में एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लियस में आरएनए और सेम प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों। आरएनए के साथ में कुछ प्रोटीन भी यहाँ पाए जाते हैं जो कि राइबोसोम में पाया जाता है, बिल्कुल उसके समान होते हैं। ठीक है, आरएनए मतलब क्या, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम में पाया जाता है, बिल्कुल उसके समान होता है दोस्तों। इसीलिए आरएनए क्रोमोसोम के 5 डिफरेंट पेयर के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं उनके 5 डिफरेंट पेयर के द्वारा सिंथेसाइज हो रहे हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूक्लियोलस में स्टोर रहता है, और जब न्यूक्लियोलस में स्टोर रहते हैं, सिंथेसाइज होते हैं दोस्तों, तो ये न्यूक्लियस में बाद में जब भी राइबोसोम की जरूरत पड़ती है, ये राइबोसोम की सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जब सब यूनिट का वहां पर सघन निर्माण होता है तब वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सब यूनिट्स में न्यूक्लियोलस में जो बनता है वो साइटोप्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है, अर्थात न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पोर के माध्यम से ये जाएगा। यानी न्यूक्लियस को जब सेल को कोई कमांड देना होता है कि नहीं आपको ऐसा काम करना है और करना पड़ेगा, तो ये यही आरएनए वहां से निकलता है। मैंने कल बताया था एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, है ना, ये वो वर्क यहां से कमांड के माध्यम से कराता है दोस्तों। साइटोप्लाज्मा में ये सब यूनिट फ्यूज होकर राइबोसोम का निर्माण करती है, यानी यहां से बाहर निकली और पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मा में आई तो ये सारी सब यूनिट्स आपस में मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और आपको पता है कि राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, ठीक है, जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में एक इसेंशियल रोल अदा करता है। और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को मालूम है, और इसीलिए ये बेसिक साइंस है दोस्तों कि यदि आपको स्पेशल वर्क करना है और वो भी किसी भी लेवल पर, न्यूक्लियस के लेवल पर करना है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लेवल पर करना है, तो आपको याद रखना है न्यूक्लिक एसिड के लेवल पर करना है, अमीनो एसिड के लेवल पर काम करना है, तो आपको स्पेशल प्रोटीन का लेवल। इसलिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, याद रखना कभी भी स्पर्म काउंट कम होता है ना, स्पर्म काउंट कम होता है तो अमीनो एसिड वाला प्रोटीन आप चला दीजिए, है ना, आप प्रोटीन कंटेंट आपके मेडिसिन के साथ चला दीजिए। मेरा दावा है कि जितना भी आपको काउंट बढ़ाना है ना, हमारा स्पर्मेटिन जो मैंने बताया था 100% काम कर रहा है दोस्तों। केवल प्रोटीन का साथ में आप दूध के साथ प्रोटीन चला दीजिए, आप देखिए क्या मक्खन रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 100% श्योर के साथ आ रहे हैं दोस्तों। अभी तो हम एंजियोस्पर्मिया पे काम कर रहे हैं, 12 डॉक्टर हैं, एंजियोस्पर्मिया के 23 केसेस को हमने 100 में से 23 केसेस को विद इन 3 मंथ 3 सीमन एग्जामिनेशन में डिफरेंस दिखा दिया हमने। अभी हमको उम्मीद है कि जो बाकी के जो बचे हुए हैं दोस्तों 67%, हमें उनके लिए भी हासिल दोस्तों। ठीक है, उनको भी हमको रिकवर करके लाना है। ठीक है, याद रखना न्यूक्लियस का फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा अन्य दूसरी चीजों के मुकाबले। न्यूक्लियस सेल के ब्रेन के रूप में कंसिडर होता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन किसी को बहुत अच्छा मिला है कि एक बार पढ़ा सुना समझा समझ गया, दूसरे को 2 से 4 बार लगता है, तीसरे को 5-10 बार लगता है। ठीक है, ये उसके सेल के बचपन से एक्टिवेशन को निर्धारित करता है। यदि बचपन से आप एक्टिवेट रहते हैं तो आपका सेल काम करता है, आपका ब्रेन काम करता है, क्योंकि हमारी बैटरी अभी 25% ही खुली है। न्यूक्लियस सेल के ब्रेन के रूप में जो कंसीडर होता है, तो याद रखना न्यूक्लियस का मेजर फंक्शन क्या होगा, सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना। जैसे ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को काम करता है, आपकी सेल पूरे वर्क करती है, सेल के पूरे फंक्शन को, सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, इसीलिए याद रखना जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम करना, यानी आपके माँ बाप से जो गुण आपके आए सारा मटेरियल को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसीलिए इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं। कई प्रोसेसेस होती है न्यूक्लियर फंक्शन में इन्वॉल्व होती है जो पूरी बॉडी के डेवलपमेंट को काम करती है। यदि आप इस डेवलपमेंट के लेवल को समझते हो, एक सेल को समझ गए, तो ऑटोमेटिक टिश्यू को समझ जाओगे, क्योंकि सेल से ही टिश्यू बना है।
केवल इतना अलग है वो टिश्यू जिस ऑर्गन को बना रहा है वो ऑर्गन कौन से सिस्टम को फॉर्म कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के काम करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो रेस्पिरेटरी को, जेनिटो तो जेनिटो ट्रैक्ट को काम करेगा, स्केलेटल मसल सिस्टम तो वो उसके लेवल पर काम करेगा। इसीलिए सभी प्रकार के सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। ठीक है, काम कहां करना है, सेल पर करना है। सेल के एनाबॉलिक एटाबॉलिक प्रोसेस ठीक करोगे तभी मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। प्रोटीन सिंथेसिस कहां हो रहा है, आप बॉडी में खूब प्रोटीन सिंथेसिस करा रहे हो, भाई मुझे बता दो जो प्रोटोकॉल खेलते हैं उनको पता है क्या प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? आप में से जितने लोग लाइव है सबको पता हो गया आज कि हम लोग सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कहां करा रहे हो आप, सेल डिवीजन कहां करा रहे हो आप, सेल में करा रहे हो। तो आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस आप कहां कराओगे, इस न्यूक्लियस पे काम करके कराओगे ना। अगर वेन वन नहीं शामिल करोगे तो करा सकते हो, करके बता दो आप दोस्तों। ठीक है, याद रखना मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, ये सभी सेल डिवीजन के काम होते हैं दोस्तों, सेल के काम होते हैं। आरएनए का सिंथेसिस करा रहे हो, आपकी पूरी बॉडी में साइटोप्लाज्म में जो काम कराना है न्यूक्लियस के माध्यम से यही आरएनए कराएगा। यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का सिंथेसिस कराओगे तभी तो सेल के फंक्शन जनरेट करा पाओगे। राइबोसोम की सब यूनिट का फॉर्मेशन करोगे, आरएमआरएनए, टीआरएनए, अगर इनका सब यूनिट का फॉर्मेशन नहीं कराओगे तो कोरिलेशन कैसे बनाओगे, कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे सेल का, और जब सेल का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा टिश्यू का कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे, ऑर्गन का कैसे करोगे, सिस्टम का कैसे करोगे, तो बॉडी का कैसे करोगे। दोस्तों एमआरएनए के माध्यम से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, साइटोप्लाज्म के लिए जेनेटिक ट्रांजिशन, यानी वहां पर इंस्ट्रक्शन आप लेकर जा रहे हो, जेनेटिक ट्रांजिशन यानी इंस्ट्रक्शन को वहां पर दे रहे हो कि भाई न्यूक्लियस ने कहा है आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ये सारी चीजें आपका सेल न्यूक्लियस ही कराता है। जीन के माध्यम से सेल डिवीजन का कंट्रोल करना, ये इसी जीन के माध्यम से, जो यहाँ जीन्स मौजूद है इन्हीं के माध्यम से होता है, जो न्यूक्लियस के कमांड में होता है। यदि जेनेटिक म्यूटेशन होता है, सेल में कैंसर होगा जब भी टिश्यू में होगा, जब भी ऑर्गन में होगा, जब भी सिस्टम में होगा, तो सेल के लेवल को ठीक करोगे जब भी तो ठीक करोगे। इसलिए ऑर्गेनो बूस्टर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैंने को ब्रेस्ट का लेवल पर काम करना तो मुझे पता होना चाहिए ब्रेस्ट पे हमारी कौन सी कैंसरस ग्रुप की मेडिसिन काम करती है। आप उस ऑर्गेनो बूस्टर को तो आपका काम हो जाएगा। आपको देखने की जरूरत नहीं क्या चेंजेस हो रहा है, बस आपको डायरेक्शन सेट करने की जरूरत है। ठीक है, याद रखना पॉजिटिव में नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव। जीन्स के माध्यम से सेल कंट्रोल कर सकते हो आप, सेल डिवीजन का कंट्रोल। इसलिए याद रखना जीन्स में जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है, और इस इंफॉर्मेशन को एक स्पीसीज के जनरेशन से दूसरे स्पीसीज के जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम भी यही जीन करता है दोस्तों। इसलिए हेरिडिटरी लेवल पर ट्रांजेक्शन, कोई भी बीमारी अगर माँ बाप से बच्चे में आई है तो उस बच्चे से आगे ट्रांसफर न हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको यहाँ से ठीक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करूंगा ज्यादा बोरिंग नहीं था, और अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है तो कोई भी मुझे बता सकता है दोस्तों। मैं जैसा भी बता रहा हूं, अगर आपको और इसको कुछ लग रहा है कि कमी है तो आप बता सकते हो मुझे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी ललित सर, ललित सर, ललित बैरागी सर जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते ललित सर जी। सर आर्थराइटिस बहुत क्लियर होता जा रहा है जी ना जी, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। थैंक यू सर। सर एक फीडबैक भी देना चाह रहा था मैं, बहुत क्रोनिक फीडबैक था। जी सर, आप मुझे पहले ये बताओ आपके जी। कैंसर के पेशेंट में क्या स्कोप है, क्या बढ़िया रिजल्ट आ रहा है? वो वैभव जो अपना लखनऊ का पेशेंट था, बच्चा जो था है ना, जिसको जी मेडिसिन आपने पहुंची थी, आखिरी में आपने P1 1000 बताया था, है जी ना, उसको थोड़ा सा 2 कीमो लगाना पड़ी थी, पर जी मेडिसिन अपनी कंटिन्यू चल रही है जब से, जी पर द बेटर कंडीशन, जी बच्चा बहुत बढ़िया है, जी और राखी के बाद वो लोग आपसे मिलने आने वाले हैं। बिल्कुल, हेड्स अप सर, आप काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, हम बहुत सारे कैंसर के पेशेंट को ठीक करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी अब आप फीडबैक बताइए सर। एक पेशेंट था सर, 32 ईयर्स लेडी थी, ओल्ड, जी पोस्ट कोविड पेशेंट थी वो, है ना, जी
उसका वेट बचा था 24 kg। अरे बाप रे जी। हाँ, और स्थिति ऐसी चल रही थी उसकी कि खाली घर वाले मरने का इंतजार कर रहे थे, है ना। जी साथ में ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उसको चल रहा था, जी रूमेटिड आर्थराइटिस भी था, ठीक जी है ना, एनीमिक भी हो गई थी, है ना। जी मतलब जी बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं थी उसमें। जी तो अब बहुत सारे मिक्स टेम्परामेंट थे, तो जी प्रोटोकॉल कुछ तय नहीं हो रहा था। जी तो मैंने उसको जनरल टॉनिक चलाया और नेचुरल टॉनिक चलाया, है ना। जी मैंने कि ये दे दिया, फिर बाद में देखते हैं। जी तो सर विजिन उसको फरवरी से स्टार्ट किया था, जी तो अभी तक चल रहा है। अभी उसको D8 में चल रहा है, D4 जी से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। जी जी द बेटर देन कंडीशन पेशेंट वेट 48 kg टुडे। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हार्टली कांग्रेचुलेशन। यही पेशेंट है सर, आप जैसे डॉक्टर ही ये बोलते हैं कि जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक में कितना दम है, आप देख लो सर, आप सर बहुत हैट्स दम ऑफ, है। हैट्स आधा ऑफ सर। लीटर आधा लीटर जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक डेली क्लिनिक से निकलता ही निकलता है। हैट्स ऑफ, बहुत हैट्स अच्छे ऑफ रिजल्ट मिलते हैं सर। जी, बहुत और बहुत एक बधाई। एक एक मारिकल रिजल्ट और है, एक पेशेंट और थे इनफर्टिलिटी के। उस समय जी मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने उनको जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक दे दिया। जी मैंने कहा अभी ये लीजिए, फिर अपन बाद में देखेंगे। तो जी सर 50 डेज में उनकी प्रेगनेंसी कंज्यूम हो गई, कंफर्म हो गई, जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक से। वेरी ये गुड सर सर जी ये सर ओरिजिनल फीडबैक है, जी मतलब। बहुत और दूसरा, उस पेशेंट को सर, गॉट वाली पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस, उसको मैंने 5 फास्ट भी चलाया था 6 weeks में, जी जी 5 टेबलेट, है ना, QID जी में। ये जी न्यूट्रिशन की जरूरत थी उसकी बॉडी को। जी जी बहुत ठीक। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत अच्छा। जी जी बैरागी सर, बहुत बढ़िया जी। जी अजय सर, अजय प्रताप बाथम सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अजय सर। सर बहुत ही नाइस लेक्चर, आज का पूरा सेल क्लियर हो गया इससे ही। जी सर ऑस्टियोपोरोसिस में तो क्या S6C6L1YV पे विचार कर सकते हैं, D6 वाले पे, सर, S11 हाई पोटेंसी? सर 3 नंबर वाला प्रोटोकॉल ही सफिशिएंट है, वो देंगे। अच्छा सर। तो रिलैक्स रिलैक्स नहीं करना हमको, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बोन में बढ़ाना है, ठीक है। जो उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, प्रोटीन डिपोजिशन को बढ़ाना है, हील करना है सर, हमको रिलैक्स नहीं करना, हील करना है हाँ सही है ना, सर। स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट करना है। और वहां पर ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को करना है। देखो, एक में आ रही है, एक में जी है, ठीक है सर। जी जी, जी सर। एक ऑस्टियोब्लास्ट पर है, एक ऑस्टियोक्लास्ट पर है, ठीक है ना। एस जी, S11 हाई पोटेंसी में सर, S11 वगैरह पे? वो सर जब आपकी बोन ब्रेक होती है उस दौरान, फ्रैक्चर के दौरान, अच्छा ठीक है। सर, थैंक यू सर। C4S11 वहां पर जी के साथ दे दो, वो फ्रैक्चर जोड़ देगा सर, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी अजीत विश्वास सर, डॉक्टर अजीत विश्वास। अजीत विश्वास, कल भी आप बोले ही नहीं, मैंने कितनी बार आपसे बोला, डॉक्टर अजीत विश्वास। हाँ सर, हेलो। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली क्या है सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कि नहीं आपसे कि नहीं बात नहीं कर पाऊँ सर। मुझे जी ये इससे कंफर्मेशन चाहिए थी। S3 आर का एक्चुअली हॉट कंप्रेशर भी दे सकते हैं जिसमें शुगर लगा आता है, किसमें सर? जिसमें किस जिसमें शुगर आता है सर, जो किन में सूजन आता है उसमें? हाँ बिल्कुल दे सर। सकते हैं। S5 आरी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और, S5A3 आरी का। और हाँ सर, ये और एक बात है, S6C4 और रेना के साथ में जैसे जी लिया और उसके साथ नेचुरल रिटर्निंग के साथ रिजल्ट भी दे सकते सर। सर इसके साथ में आप दे दो, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक तो इतना बड़ा सेल का जो मैंने आज पूरा फंक्शन बताया ना, पूरे फंक्शन में मिनरलाइजेशन बढ़ा देगा, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। हाँ और स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो आप देखो, आपको मतलब कहते हैं ना, इम्यूनिटी पावर बढ़ा दोगे आप, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर है कि नहीं है, मैं इससे पहले आपका वीडियो वगैरह देखी थी बस। और जी अभी 8 दिन हो गए, जस्ट हम प्रैक्टिस शुरू की है। और टोटल जी मेडिसिन आपको बोला है, आपको ऑयल जी पेन किलर सभी हमने बनाया है। सभी जी चीज का अवेलेबल किया हमने हॉस्पिटल में। और जी सभी चीज का रिजल्ट है कि इतना बेहतरीन मिल रहा है सर, बहुत ही गजब की मिल रहा है सर। बस काम ये करो इससे सर।
अपना मोटिवेशन करते जाओ सर। 16 महीने बाद मुझे बताना कि आपने मुझे गुरु चुना तो आपको मैंने क्या दिया। ठीक है, बिल्कुल सर, आपको आपको मैंने क्या सैल्यूट सर आपको, क्योंकि आपने एक ये बात है कि नहीं, गावरन बात मतलब ग्रामीण भाषा में बोलना पड़ता है आपको, एक जी। मूर्खों को आप जीवन दान दे रहे हैं सर। ना वो ना ना सर, ऐसा ना आप कहो सर, ऐसा नहीं कहो अजीत सर, ऐसा ना कहो। देखो क्या होता है, वी आर फैमिली, हमने इसको येज फैमिली का नाम दिया। ठीक है, कई लोग जो मेरे से पढ़ के गए ना, मेरी बुराइयां करते हैं दूसरे ग्रुप में। ठीक है, वो ऐसा करता, वो वैसा करता, बोले उसके पास तो प्रूफ हाँ नहीं सर, है, उसके पास तो पेशेंट नहीं है, उसके पास तो ये नहीं है। भाई आ जा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं नहीं है, मेरा सर, काम है आपका नॉलेज, आपके मुंह से, सर आपके एरिया में आपके मुंह से, मतलब आपके एरिया के लोगों के मुंह से अगर आपकी तारीफ सुनूंगा ना, तभी मैं अपने आप पे बिलीव करूंगा। ठीक है, आप काम बिल्कुल करते सर, जाओ, फल की चिंता मत करो सर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, कि जी, आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सर, मैंने फर्स्ट टाइम मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल शुरू किया सर। मैं बिल्कुल यशपाल बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट में सर प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन जी जी सबने इलेक्ट्रिक का प्रैक्टिस करते हैं जरूर, लेकिन टोटली लेकिन इलेक्ट्रिक का कोई प्रैक्टिस करते नहीं है, कि बहुत सारे लोगों से मैं सजेशन मांगा था, लेकिन कोई सजेशन दे नहीं पाए। और आपका जी। दर्शन हो गया, आपका कृपा हो गया, बस इसको मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। और जी, जिंदगी में कुछ इतना दिन सर है कि मेरे प्रैक्टिस किया था, आगे एक बढ़िए हार्डली। सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़िए, आपको हेल्प होगी। ठीक है जी, अली सर, डॉक्टर अली सर, नमस्कार सर। नमस्ते। सर कल भी मैंने आपको हैंड्सअप करा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपसे मुलाकात बिल्कुल नहीं हो पाई। सर आवाज ही नहीं आ रही थी, आपका हैंड्सअप ही नहीं हुआ था। मैं हुआ हैंड्सअप कर देता आपको। जी सर वो एक्चुअल में जी सर, मुझे मुबारकबाद आपको देना थी, अपने पूरे इलेक्ट्रोपैथिक परिवार को भी, जो जी हमारा चांद पे वो उतरा है। जी, तो बहुत बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर वो, जी बहुत बड़ा। और जी सर एक चीज़ मुझे आपसे ज़रा सी मालूम करनी थी, एक लड़का था, एक बच्चा है करीब 11 साल का, 11 साल का। तो जी ऑलरेडी उसकी मदर मेरे पास उसको लेके आई थी, उसके उसे छींकें बहुत आती थी और बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था उसे, और ज़रा ज़रा जी देर में उसके सर में दर्द और उसे माइग्रेन भी हो रहा था। जी तो जी ऑलरेडी उस वक्त जो है मैंने जो उसको देखा, तो देखने के बाद जब उससे पूछा कि छींकें सुबह में आती हैं, उसने कहा हाँ सुबह में बहुत आती है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने उसकी नाक उठा के देखी, उसमें पॉलीपस भरा हुआ था, जी रेड हो रहा था बिल्कुल पॉलीपस। तो मैंने कहा ये बताओ, इसके पॉलीपस है, इसको किसी ने देखा नहीं कभी, 3 साल से इलाज कर रही है उसका। जी तो उसने मेरे को बताया कि मैंने तो कभी नहीं देखा, आज पहली बार आप दिखा रहे हैं इस चीज़ को मेरे को। मैंने ठीक है, मैंने उसको मेडिसिन दे दी, दूसरे दिन उसकी जो है वो रुक गई, छींके के आना बिल्कुल। जी और उसके बाद उस दूसरे तीसरे दिन फिर वो मेरे पास आ गई, उसने कहा कि ये जब लेट्रिन करता है, ये ज़रा सा खाना खाता है लेट्रिन को जाता है, ज़रा सा खाना खाता है लेट्रिन को जाता है। मैं जी बहुत परेशान हूँ, इसको स्कूल भी नहीं जा पाता ये सही से अक्सर। तो जी मैंने कहा यार इसके पेट में अमीबा बैठा हुआ है, इसको डिसेंट्री है, समझे जी आप। तो बोले जी इतने टाइम से मैं इलाज कर रही हूँ, मेरे को किसी डॉक्टर ने यही नहीं बताया कि इसको डिसेंट्री है। ऑलरेडी उससे मैं डिसेंट्री का मैंने दिया प्रोटोकॉल, आपका ही दिया हुआ, सारा सारे प्रोटोकॉल सब आपके दिए हुए। जी, तो उसको 3 दिन के बाद से जो है वो प्रॉब्लम ही एकदम सबसाइड हो गई। वेरी गुड सर, ये कमाल, कॉन्फिडेंट बोल रहा है सर, आपका कमाल हो गया सर। कॉन्फिडेंट बोल रहा है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई सर आपको। ऐसा हुआ कि उसको एक मेजर प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा थी, वो उसने ऑलरेडी फिर मुझे 3 दिन के बाद डिस्कस करी आके, जी, कि उसको जो है उसको प्रोटीन आ रहा था लगातार, और यूरिन पांच, में। जी, जी जी प्रोटीन उसको आ रहा था। तो वो 5 साल से उसका इलाज चल रहा था, स्टेरॉइड उसके चल रहे थे और मेडिसिन चल रही थी। उसने कहा कि ये क्या आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो मैंने जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक ऑलरेडी उसे दिया था, तो उसमें मैंने 2 ड्रॉप्स S6 की और एक में C6 की डाल दी थी। जी और मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैंने इसको डाल दिया कुछ कर दिया, मैंने कि अब आप जो है ये दवा चालू रखिए, अभी पहले इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। जी लेकिन उसने जो है वो अपने घर पे टेस्ट करती थी, जी, उसने घर पे टेस्ट करा, उसका जो था बिल्कुल एकदम नॉर्मल आ गया वो। हेड्स अप सर, बहुत बढ़िया, ये चीज सीखने को मिलती है सर। मैं जी। ये सर ऐसे ही नहीं बोलता हूँ कि कुछ आप सिखा रहे हो कुछ मैं सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। तो अब मैं समस्या ही कहाँ पर आई, कि वो चल जी रहा था उसके, और बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। मैंने अभी 2 महीने से उसका जो है स्टेरॉइड बंद करा दिए, उसका जो एक नेक्स्ट एक कैप्सूल खाती थी वो बंद करा दिया। उसके बाद भी बिल्कुल नेचुरल चल रहा था वो बिल्कुल, और सारे प्रॉब्लम उस बच्चे की सॉल्व हो गई।
और जी इतना खुश थी वो, मैंने शायद उसकी वो वीडियो भी डाली थी आपके लिए। जी अ, जी। अच्छा, अब क्या हुआ उसका कि मैंने वो थोड़ा सारा उसका प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। जी। प्रोटोकॉल चेंज करा तो उसको फिर से उसका प्रोटीन आना शुरू हो गया। वही प्रोटोकॉल चलाओ सर, पॉजिटिव में जरूरत है उसको, न्यूट्रिशन की जरूरत है। जी, आप जी, ऑर्गेनो बूस्टर C6 को D4 में चलाओ, और जी, जनरल टॉनिक में S6B चलाओ आप, ठीक है। जी, बस जी, ये जी, दो चला दो, और S1 का 1000 ये मेन है प्रोटीन जाने का। S1 जी, का जी, 1000 उसको केवल 2 गोली डेली दो, सुबह जी, जी, मॉर्निंग में आप दे सुबह दो। मॉर्निंग। हाँ, 7 दिन बाद मुझे बताओ, 7 दिन में बहुत ठीक चेंज आएगा। ठीक है सर, जी। वो मुझे यही देखना था, मैं इतना ज़रा घबरा गया मैं कुछ, मैंने कहा इतना अरे शानदार हो रिजल्ट था और जाएगा फिर उसके बाद ये हो गया। सर, हो हाँ जी। जाएगा, टेंशन नहीं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत। ओके जी। स्वपन खान सर, डॉक्टर स्वपन खान, हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। तो आप जो पढ़ा रहे हैं सर सेकंड सेम में, आपको तो कोई कमी नहीं है, हम लोगों को भी कम हो सकता है। बहुत बढ़िया टीचिंग हो रहा है अभी सेकंड पार्ट में, मुझे अच्छा भी जी लग रहा है जी सर। जी पहले बार मैं एक छोटा सा फीडबैक देना चाहता है आपको। जी तो नेजल पलिन में मेरा 10 पेशेंट है, 5 जी पेशेंट को गैंग्रीनल फोर्ट का सर 30 डाइल्यूशन दिया, और जी 5 पेशेंट को मैं 200 डाइल्यूशन दिया। उसको जी रिजल्ट पास है, जी। बहुत 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 बढ़िया बढ़िया है, सर, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। रिजल्ट। ये यूनिक प्रोटोकॉल है सर, आपने जो हम्म, बताया है शायद दुनिया में किसी को नहीं पता है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि गैंग्रीनल फोर्ट 30 और 200 में ये काम कर सकता है। ठीक है, यस सर। मैंने बनाया लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया उसमें, इसलिए ये आप मुझे सिखा रहे हो। मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग बहुत कुछ करेंगे सर, आप ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल जनरेट होंगे, आप देखते जाओ बस। बहुत बढ़िया, हेड्स अप सर जी आपको, सर। खान सर, सर हेड्स अप। सर जी और एक छोटा सा प्रोटोकॉल है जी फीडबैक। सर ये मेरा बगल में एक 11 साल का माइटल स्टेनोसिस था, है। तो उसको कभी कभी तो साइनोसिस डेवलप हो रहा था। तो जी उसको घर में उनका नाना वो नॉन रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर है, जी लेकिन घर में ऑक्सीजन सिलेंडर फिर सब कुछ भी है। जी 2 दिन पहले रात 12 बजे मुझे कॉल किया, ये भाई तुम एक बार देखो क्या करना है, इसको साइनसिस को अभी तक नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन भी चल रहा है। तो मैं क्या करा सर, उसको साथ मैं नेबुलाइजर जो ड्रॉप है आपको, जी नेबुलाइजर मशीन तो मेरा पता है, उसको स्मेल करा दिया। जी सर स्मेल कराते कराते 10-15 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा उसके साइनोसिस रिड्यूस होते चला गया। उस टाइम जी में सर ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट था 65, तो जी थोड़ा थोड़ा 75, 80, 85 इसी तरह से उसके डेवलप कर दिया। जी मैं तो आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो सकता है, मेरा पास तो कोई तो नेबुलाइजर का मशीन नहीं है, सिर्फ कॉटन से हम इसको स्मेल करा दिया, जी। ये हो बहुत गया। बढ़िया। तो यही तो है सर, ये सब छुपी हुई चीजें हम निकाल रहे हैं। ठीक है, हम मिलके नहीं निकालेंगे तो मैं अकेला क्या कर लूंगा सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, बहुत बहुत जी सर। बधाई आपको सर जी। सर बहुत मेरे लिए बहुत एक छोटा से आपको इन ये है सर, एडवाइस है मेरे जी। सर। और जो थायराइड के बारे में जो H2C3 L2Y जो आपने दिया था, सर अभी अभी अ, जो correct बताऊंगा ना, जब आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अभी आप वेट कीजिए उस चीज के लिए, ठीक है। सर आपको अभी जो तो सर बताया D5 D5 बिल्कुल आप वही चलने दीजिए, पॉजिटिव में चलने दीजिए आप, ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी जी मच। जी। आरिफ सैयद सर, डॉक्टर आरिफ सैयद, डॉक्टर आरिफ सैयद सर। हेलो सर। जी गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग ये सर। ऑस्टियोपोरोसिस में जो फोर्थ प्रोटोकॉल है सर, वर्वन क्यों यूज किया गया सर कैसे? सर आप मुझे बताओ, पेन कितना होता है? हाँ, पेन तो होता है सर, वर्वन से पेन उससे। बिल्कुल एंटी स्पॉस्मेटिक के रूप में, इसलिए आप देखो सब प्रोटोकॉल अलग अलग है सर, सबके हाँ कारण सर। अलग अलग है, हाँ, सबके मतलब कारण सर अलग अलग। जी सही है सर, वही कुछ वो दिमाग खुल रहा नहीं है सर कि S6 है, C4 है, Ven1 है, G है। जब आप सब कंडीशन मिलेगा बताते हो। सर, आपको सब मिलेगा। आप केवल जो फर्स्ट पार्ट का पूरा मेडिसिन है ना, मैंने इसलिए इतना 7 महीने लगाया सर, 7 मंथ। हाँ हाँ सर, वही जा इसीलिए रहा हूँ सर। आप देखो, आपको फट से समझ में आ गया मैंने क्या बोला, एंटी स्पॉस्मेटिक काम है, आपको फट से हाँ समझ में आ गया। बस हाँ यही चीज सर, चाहिए।
अब आपके बाहर नहीं जाएगा सर, यहाँ हाँ पर फिक्स हो गया आपका ये। हाँ जी और ये जी हम लोग जब ये स्टडी कर रहे हैं ना सर, आप ये जब जी कंडीशन बता रहे हो, एक रिक्वेस्ट क्या है सर, ये 6 कैसे ये ऑस्टियोपोरोसिस पे काम करता है, जस्ट आप जी। जरा सा खोल के एक बार बता दीजिए अगर इसको। S6 को समझने के लिए आपको किडनी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ वो जानते हैं आप सर। याद रखिएगा, आप याद हाँ। रखिएगा, जब मैं आगे आपको एक्सक्रेटिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, किडनी, हम्म ठीक है, तब आप मुझे याद से याद दिलाइएगा कि आपने कहा था ऑस्टियोपोरोसिस में S6 कैसे काम। हालांकि मैं वहां बताता हूं, लेकिन अगर मैं हाँ भूल जाऊंगा मुझे याद कराइएगा, मैं वहां बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरे किडनी का फंक्शन बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। जी। ओके थैंक यू। सुखजीत सर, डॉक्टर सुखजीत सिंह, सुखजीत सिंह, हाँ सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। सर एक तो ना हम आपका जो वीडियो है एक दिन बाद में ही देखते हैं। हम्म, हाँ, क्योंकि वो उस टाइम ओपीडी काफी ज्यादा होती है 8 से 9 बजे, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। पर आप जो कर रहे हो टाइम आपका सही है, नंबर 1। नंबर जी 2 पर ना एक हमने फीडबैक देना आपको जी एलोपेशिया एरेटा का, जी और उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देना है। इस जी। पेशेंट को हमने बड़ा सिंपल मेडिसिन दिया, S5 200 मॉर्निंग, हम्म, वेन 200 इवनिंग, और हम्म, जनरल टॉनिक में S5C4 वाइट। ठीक है। और इनको लगाने के लिए एप्लीकेशन के लिए सलास S5 APP। जी और इसको हमने दिया था नीम ऑयल में। जी हाँ, जबकि मतलब ऐसे प्रोटोकॉल नहीं होता है नीम ऑयल का, लेकिन उसमें काफी इफेक्टिव रहा है। 6 मंथ्स के बाद उनके 6 मंथ में उनके जो पैचेस थे सारे भर गए हैं 90%। जी लेकिन जो उसमें आ रहे हैं ना बाल सारे चिट्टे आ रहे हैं, वाइट जी, कलर हेयर। ठीक है। आप वेन1 का ऐड कर दो, S1C1A1 वेन1RE को पॉजिटिव में दे दो आप, D1 में, ठीक है ठीक है जी। ना। आप विटामिन की पूर्ति कर दो, सारे बाल काले हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। बाकी बहुत बढ़िया, जब से आप जो हमने आपका ज्वाइन किया है ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। पेशेंट भी बढ़े हैं और नॉलेज तो हद से ज्यादा ही बढ़ रही है, काफी ज्यादा। जी ठीक है जी, थैंक यू आपका वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। आप बहुत जी ध्यान से और बड़े प्यार से और पूरी डेडिकेशन से पढ़ा रहे हो। जी थैंक यू वेरी मच सर। हाँ आप जी, हाँ जैसे जी। लोगों की जरूरत है ये को सर, बहुत बहुत बधाई आपको। जी प्रेमवीर सैनी सर, प्रेमवीर सैनी सर, प्रेमवीर सैनी जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, आज क्या धमाका कर रहे हो? धमाका नहीं करे, जो है मतलब ऐसा है, जो पिछली वाली क्लास ही इस क्लास में जो है काफी कुछ मिल रहा है। जी बिल्कुल मिलेगा सर। हाँ जी, बहुत कुछ मिल रहा है जो है पिछली क्लास से बहुत ज्यादा है। जी तो इसके सर लिए आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। जी जी आपको धन्यवाद प्रेमवीर सर। यहाँ पर मैंने सर्जरी को शामिल किया है, पैथोलॉजी को शामिल किया है, इसलिए आप देखो, फर्स्ट में हमने फिजियोलॉजी एनाटॉमी पैथोलॉजी शामिल किया था, यहाँ हमने हाँ जी, सर्जरी को, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को भी शामिल कर लिया है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ इसलिए जी, आपको एडवांटेज मिल रहा है। अब तो दिमाग में ऐसा घुसेगा कि निकलने का नाम नहीं लेगा सैनी सर। हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत बिल्कुल। कुछ अच्छा लग रहा है जी। जी आपके चैनल के लिए बधाई, आपको बढ़ते जाओ इसी धन्यवाद। तरह से आगे। जी, है ना। जी जी अब्दुल रऊफ मुल्ला सर, डॉक्टर अब्दुल रऊफ मुल्ला सर। सर गुड इवनिंग सर। जी गुड जी इवनिंग सर। सर। जी गुड इवनिंग जी। सर जो आपने अभी डीएनए आरएनए पढ़ा है, लेकिन सर जी मेरे को ये कंफ्यूज हो रहा है कि एस5 का क्या रोल है इसमें, ए थ्री सर आप बताइए, S5 लीवर का क्या रोल होता है? लीवर का तो जनरेट और मेटाबॉलिज्म में सर एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस बराबर मेटाबॉलिज्म कहाँ आ गया, लिवर में होता है आएगा। है ना। हो गया क्लियर। तो सेल में क्या यस होगा, दोनों को टच करेगा वो, यस यस सर सर आप ठीक है। बराबर। आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन होगा ना सर, जी आपको जी कुछ नहीं करना है, आपको हाँ S5 ऐड करके ऑर्गन के मेडिसिन, वो भी कैंसरस ग्रुप के मेडिसिन ऐड करके वहां पर स्टिमुलेशन भेज देना है उस ऑर्गन की तरफ, आपका मेटाबॉलिज्म उस ऑर्गन का हो गया, ओके ठीक है। ओके सर ओके सर ओके देखो थैंक मैंने यू। कहा था, फट से जी घुसेगा सर दिमाग में, एक पॉइंट पे फट से आपका दिमाग और आप बाहर नहीं निकले, याद बराबर रखना मेरे को। जी बहुत ओके बढ़िया सर। सर।
जी, ओके, इसका थैंक यू मतलब आप स्टडी कर रहे हो सर, बहुत बढ़िया। सर। मैं तो सेल की बुक खोल के बैठा हूँ, आपका लेक्चर और सेल की बुक, इसमें कुछ जी, फर्क बहुत नहीं लगा, कुछ फर्क नहीं बिल्कुल, है। जी, आपका बहुत बढ़िया। डेमोस्ट्रेशन और ये बुक, जी, बहुत जैसी की। बढ़िया। जी, ओके, थैंक यू बहुत थैंक जी, इजी इलेक्ट्रोमोपैथिक ट्रीटमेंट, इजी इलेक्ट्रोमोपैथिक ट्रीटमेंट। सर आपका सर नाम ही नहीं नमस्कार। याद है। जी, जी सर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, जी जी, बहुत अच्छा है सर। सर मेरे जी, करीब 12-14 पेशेंट चल रहे हैं कैंसर के सर। जी, सर उसमें पिछले हफ्ते एक पेशेंट आया था जिसका थ्रॉट में, गले के तालू के ऊपर जो ईवला होता है वहां से बहुत इन्फेक्टेड था वो। जी, डॉक्टर ने बोला था इसे हम लेजर से ऑपरेट करके निकाल देंगे मरी हुई चमड़ी। जी, तो पर वो उन्होंने वो ना करवा के मेरे पास आए थे। जी, तो आपका बताया हुआ मैंने प्रोटोकॉल फर्स्ट में वेनवन 10,000 दिया था सिंगल डोज, जी, ऑर्गेनो बूस्टर C3, ऑर्गेनो बूस्टर C13, गैंग्रीनॉल 4 सेकंड पे, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक बिफोर आफ्टर, जी, और ऑल कैंसर क्योर ड्रॉप और पिल्स ये दिए हैं सर। जी, सर इससे एक थोड़ा ड्रॉबैक आ रहा है सर, उनका वजन पहले 45 केजी था, आज उनका फोन आया उनका वजन 40 केजी हो गया है। सर बहुत तेजी से सेल की डेथ कराता है एपोप्टोसिस के प्रोसेस। आपने 3 ऑर्गेनो बूस्टर एक साथ दिए, केवल 1-2, 3 नहीं देना। ठीक है, आप ऑर्गेनो बूस्टर C5 भी दे रहे हो, C3 भी दे रहे हो, C13 भी दे रहे हो। ठीक है, केवल एक दीजिए सिंगल। आप सोचो कितना बड़ा ड्रॉबैक कर रहे हो आप, पूरा कैटाबोलिक करवा दिया आपने। ठीक है, एक साथ नहीं करना सर, इतना 3 चीज नहीं देना आपको। ठीक है आवाज नहीं आ रही है सर। सर, 3 चीज नहीं देना, आप बोल केवल दीजिए एक सर, मैं देना। वीडियो में सुन लूंगा। ठीक है, ऑर्गेनो बूस्टर केवल एक ही देना है, 3 नहीं देना है। आप जनरल टॉनिक, क्या नेचुरल सर? टॉनिक दे रहे हो सर, आप सुन लीजिएगा, उसमें मैंने बता दिया है। ठीक है जी, पंकज सर, डॉक्टर पंकज सर। सर गुड सर इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, क्लास जो हो रहा है सर, एक्सीलेंट क्लास हो रहा है, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन करना चाह रहा हूँ। जी सर। और दूसरी एक बात सर, जो एक बढ़िया रिजल्ट मिला, तो जी, रिजल्ट ऐसा है सर, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है उसमें जो जी, मेनिस्कस का डैमेज हो जा रहा, हाँ, मेनिस्कस ब्रेक हो रहा, साथों साथ जी, साइनोवियल मेम्ब्रेन और कार्टिलेज डैमेज जो हो रहा, तो जी, एलापाथ में तो क्या किया जाते हैं, समझो कोई एक नी में समझो ये प्रॉब्लम आ गया, तो 20 से 25 ml ब्लड को कलेक्शन किया जाता है, और उसका सेंट्रीफ्यूज मशीन में 35,000 के ऊपर घुमा के उसका जो भी प्लाटिलेट है उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर स्पेशली उसको इंजेक्शन में भर के जो जगह पे एक्चुअल ब्रेक हुआ, जहां से मेनिस्कस ब्रेकिंग हुआ या साइनोवियल मेम्ब्रेन ब्रेक हुआ, उसी जगह पे स्पेशली डाल दिया जाता है। तो 4-5 साल के लिए थोड़ा ठीक ठाक चलता, लेकिन बाद में और डैमेज शुरू हो जाते। सर लेकिन कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप C3, S1, C4, F1, WE को D5 में दे दीजिए उसको। ठीक है, ओके, और सर तुरंत ठीक हो जाएगा जी। अपन अपन क्या कर सर, S1 को पहले 10,000 में तीन डोज दे दिए, बाद में आप जो प्रोटोकॉल बोले इसको चला दिया, तो इतना मेरा सॉलिड आएगा सर। मैं बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर चुका पंकज सर। मैक्सिमम मेरे पास 200 प्लस पेशेंट है जिनको कार्टिलेज डैमेज को मैंने S1, C3, C4, F1, WE के D5 से ठीक किया है, और बाद में मैं इसको थर्ड डाइल्यूशन देता हूँ। थर्ड डाइल्यूशन के बाद ग्लोबल्स में कर देता हूँ। क्या मेरिकल रिजल्ट आते हैं, 2 महीने से 3 महीने में पेशेंट क्योर हो जाता है। ठीक है जी, सहदेव सर, डॉक्टर सहदेव बड़े सर, बड़े सर। नमस्ते सर। नमस्ते सहदेव सर जी, क्या हल्ले गुल्ले। बहुत बढ़िया है सर, अभी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा सर, अभी तो इसलिए अब कभी कभी जुड़ता हूँ सर। बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, प्रैक्टिस इतनी लंबी बढ़ गई है तो सवाल ही नहीं उठता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी कृपा बहुत होगी सर। आज का एक सर फीडबैक। जी जी, सर। जी
और सर रात को एक पेशेंट आया मेरे पास, 7 बजे से उसको चक्कर आ रहे थे जी सर। वो एक टीचर थे और एक फार्मासिस्ट यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, वो लेके आए थे। जी रात को 10 बजे आए सर, तो मैंने बोला इनको दिखाना पड़ेगा आज मैजिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। जी सर मैंने एसिलोन और डब्ल्यू का कंप्रेस किया उसकी नेक पे। जी 5 मिनट बाद पेशेंट बोले डॉक्टर साहब चक्कर तो खत्म ही हो गया। बोले, मैंने बोला आप उठो बैठो। बोले बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। ये केवल एक स्प्रे का कमाल है। अब स्मेल कराते तो और बढ़िया जादू मिलता, दो जादू एक साथ। बहुत बढ़िया सर, एक्स्ट्रा। यही तो मैजिक है, यही एज फैमिली की जीत है सर। बड़े जी सर, सर, यही जीत है हमारी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, आपसे जुड़े उसके बाद सर अभी बस मकान बन गया, अब गाड़ी का प्लान है, उसके बाद ही आपसे मिलने बहुत बढ़िया। इसीलिए तो मैंने कल राकेश सर ने मेरे को बहुत इमोशनल वो डाला। मैं 2 घंटे तक मतलब मुझे खुद में अकेले कमरे में बैठ के रो लिया मैं कि देखो यार, आज मुझे इतनी दुआएं मिल रही। एक समय था मैं इतने बुरे दौर से गुजरा हूँ सर। बड़े सर, आप तो मुझे पर्सनल जानते हो, बिल्कुल। जी सर, इतने जी बुरे सर, दौर से गुजरा हुआ इंसान हूँ कि उस जी सर, आदमी की दुआएं देखकर मुझे बहुत मतलब अपने आप पे गर्व हुआ कि यार मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आप देख लो, मैं जो फीस ले रहा हूँ ना, 500 रुपए महीने में पढ़ा रहा हूँ। आपको काउंट कर लेना। जी सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, जी आपने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी सर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले। बिल्कुल। बाकी कुछ लोग जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं बड़े सर, बहुत सारे जी लोग हैं। वो एक ईएच नॉलेज ग्रुप है कोई सा, उसमें कोई एक डॉक्टर है, वो बहुत ज्यादा मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है, ठीक है। लेकिन मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ, आप 10 पेशेंट लाओ और मेरे ग्रुप के कोई भी एज फैमिली का एक डॉक्टर चुन लो जो अभी नया भी हो। आप जी 10 सर, ठीक जी करो, ये 10 ठीक करेगा, देखते कौन पहले ठीक करता है। मैं तो सीधे बिल्कुल सर, चैलेंज। बिल्कुल। नहीं 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात है सर। नहीं, बहुत जी बहुत धन्यवाद जी। जी जी। अमित सर, लास्ट क्वेश्चन आज का। अमित सर, अमित कुमार सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, सर। बोन इन्फ्लामेशन में सर जी C4 नेगेटिव में हाई डाइल्यूशन में यूज कर सकते हैं? अरे 100% सर। आप ऑर्गेनो बूस्टर C4 यूज करो, मजा आएगा आपको सेकंड डायलेशन में, कैसा भी इन्फ्लामेशन हो बोन का। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी ओके सर, आज यही समाप्त कर